गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट डे हमारा एडवांस अकाउंटिंग क्लास का। एक बार आप लोग बताएंगे, आप लोग का आवाज क्लियर आ रही है? यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। परफेक्ट है सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, सो इस एडवांस अकाउंटिंग क्लास में ऐसे काफी बच्चे हुए जो अकाउंटिंग जो ग्रुप वन का जो पेपर वन होता है वो पढ़े। उसके बाद अभी हमारा ग्रुप टू जो शुरू है एडवांस अकाउंटिंग अभी पढ़े, तो उनके पैटर्न पता है कि किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, क्या अप्रोच रहती, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट शायद ऐसे होंगे जो न्यू है यहाँ पे अभी, सो उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्या प्रोसेस रहेगी, और हम इस एडवांस अकाउंटिंग के पेपर के बारे में सिलेबस क्या है वो थोड़ी चीजें हम पहले डिस्कस कर ले, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे वन बाय वन शुरू करेंगे। ओके, यस, गुड मॉर्निंग। पहली चीज, जो न्यू स्टूडेंट है उन लोगों को, क्योंकि जो अकाउंटिंग पेपर वन पढ़ के अभी पेपर फिर एडवांस अकाउंटिंग उनको पता है चीज, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट स्पेसिफिकली मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भी लिखना नहीं है अभी क्लास में। जब लिखना रहेगा मैं खुद बोलूंगा। आप लोगों को डेली जो हैंड रिटन नोट्स मेरे क्लास के रहते वो डेली क्लास के बाद शेयर कर दिया जाता है। सो आप लोगों को कुछ भी लिखना नहीं है अभी। ओके, जब लिखना रहेगा मैं आपको खुद कहूंगा, जो क्लास के क्वेश्चंस रहेंगे जो मैं सॉल्व करूंगा वही आपको लिखना रहेगा। जब भी कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा तो वो आपको नहीं लिखना रहेगा, क्योंकि ये पीडीएफ आपसे शेयर कर दी जाएंगी। कंसेप्ट के बारे में जब मैं बात करूंगा तो आपका पूरा फोकस, मैं जो लेक्चर जो कंसेप्ट एक्सप्लेन करो उस कंसेप्ट पे आपका ध्यान रहना चाहिए। सो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ अभी मेरी बातें आपको ध्यान से सुनना है। ओके, सो आप लोगों का पेपर नंबर 5th होता है एडवांस अकाउंटिंग। ओके ओके, सो आपका आज है डे वन। तो इस तरीके से आपको डेली, जैसे आज मैंने यहाँ पे लिखा आपको डे वन, तो ये डे वन के जो नोट्स है, ये डे वन के जो नोट्स है ये आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास के बाद ये शेयर कर दिए जाते थे। आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको अभी सुनना है मेरी बात। सो पेपर नंबर 5th एडवांस्ड अकाउंटिंग, 100 मार्क्स का पेपर है। ओके, सो आपने वैसे अकाउंटिंग सबने पेपर वन सबने पढ़े ऑब्वियसली। सो यहाँ पर आप लोगों को आइडिया है, लेकिन तो भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते कि आपका किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते। तो आप लोगों को टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? 6 क्वेश्चन टोटल। एग्जामिनेशन में ये पैटर्न देखा गया, कितने क्वेश्चन आते? 6 क्वेश्चन। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सनिका, कार्तिक, अनिकेश, ओके, सुब्रत, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुस्कान, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सिर्फ आप ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे बच्चों। सो यहाँ पे टोटल आप लोगों को 6 क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो क्या रहेगा? कंपलसरी। अभी लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको मेरी बात सुनते जाना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहता है, और ये देखा गया कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी रहता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप वन में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़े से कम होते कंपेयर टू ग्रुप टू। ग्रुप टू में आपको अराउंड 12 to 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप टू में आप लोगों को पढ़ना है। ग्रुप वन में कम होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन नंबर 1 आता है। ओके, कितने क्वेश्चंस आते? 5 मार्क्स का, 5 मार्क का एक होता है, और आपको टोटल 4 क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 5-5 मार्क के आते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का किसके ऊपर रहेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। जैसे आपने किस में देखे, पेपर वन जैसा अकाउंटिंग में देखे, वैसा ही यहां पर भी पैटर्न ऑब्जर्व करा गया। लेकिन जो रिमेनिंग क्वेश्चन होते, आपको टोटल एग्जामिनेशन में 6 क्वेश्चन आते, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, और जो बचे हुए 5 क्वेश्चन, उन बचे हुए 5 क्वेश्चन में से कितने करना रहता है? हमको 4 करना होता है। सो जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस जो है, इन 5 क्वेश्चंस में से आपके पास ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है? कि आपको इन 5 में से कोई भी कितनी चीज करना है? 4 क्वेश्चंस करना रहेगा। एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5।
तो आपको टोटल 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपका कंपल्सरी, बचे हुए 5 में से कितने क्वेश्चंस करना रहता है हमको, 4 क्वेश्चन करना रहता है। और वो क्वेश्चन का जैसे आपने पेपर 1 में भी देखे इस चीज को अकाउंटिंग में, कि इसमें कोई फिक्स नहीं रहता आपका कि कितने, आई मीन 20 मार्क्स का तो एक रहेगा, लेकिन जो पैटर्न है आपका, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ओके, सो आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5 से हर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। लेकिन एक सिंगल क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, इसमें भी आपको, जैसे कि ये आपको एग्जामिनेशन में, ये आपको क्वेश्चन नंबर जो रहेगा आपका, इसको जस्ट, ये रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, रिमेनिंग 5, ये क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका यहाँ पे कंपलसरी हो गया, मैं रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ। टोटल 6 क्वेश्चन हुए आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 एक, और ये रिमेनिंग कितने क्वेश्चन, 5, तो टोटल 6 हुए। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, कंपलसरी है, और ये रिमेनिंग, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते, क्वेश्चन नंबर, ओके, क्वेश्चन नंबर ये आपका 2, 3, 4, 5 और ये 6, मतलब ये 5, 2 से लेके 6 तक, इसमें से अपने को कितने क्वेश्चंस करना है, अपने को इसमें से सिर्फ कोई भी 4 ही क्वेश्चन करना रहेगा। सो अपने पास ऑप्शन है बेटा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से लेके जो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको एग्जामिनेशन में आता है, उसको कोई पैटर्न नहीं होता। आई मीन टू से, ऐसा जरूरी नहीं है कि 20 मार्क का ही कोई एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन आए, हो सकता है एक 5 मार्क और 15 मार्क का, तो टोटल 20 होगा। हो सकता है आपको वहां पर एक 12 मार्क का, एक 8 मार्क का आ जाए, हो सकता है कोई 16 मार्क का, कोई 4 मार्क का आ जाए, तो कोई इसमें ऐसा फिक्स नहीं रहता। तो आप देखोगे कुछ क्वेश्चन में एग्जाम्पल के तौर पर 15 मार्क का एक, 5 मार्क का एक, तो हो गया आपका 20, 10-10 मार्क के 2 पूछ सकता है, ये सिंगल 20 मार्क्स का पूछ ले, ये 16 मार्क्स का एक, और फिर उसके बाद आपको 4 मार्क का एक। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन ये नहीं होता, फिक्स नहीं होता, ये कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन एक ऐसा देखा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आता है, ये हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा आगे, पार्टनरशिप चैप्टर है उससे हो सकता है, डिसोल्यूशन आपको ग्रुप 2 में अभी है, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे हो सकता है, ये कोई भी चैप्टर से हो सकता है, फिक्स ऐसा नहीं रहता है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है, उसमें आप लोगों को एनी फोर क्वेश्चंस आउट ऑफ 5, तो आपको 5 ABCDE इस तरीके से वो वहां पे देता है, और उसमें से बोलता है कोई भी 4 करो, मतलब 5-5 मार्क के 4 आते। तो आपने को यहाँ पे, आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कि ABCDE ऐसे 5 क्वेश्चन पूछेगा, और वो 5 में से आपसे क्या करेगा, कोई भी कितने करो, वहां पे 4 क्वेश्चन आपको बोलेगा कि वो करो। सो टोटल इस तरीके अपने क्वेश्चन नंबर 1 तो अपने लिए कंपलसरी, जिसपे अपने किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्रुप 1 में भी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 2 में और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि यहाँ पे ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको, और इनफैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ऑब्जर्व करा गया कि क्वेश्चन नंबर 1 में तो वो पूछता ही पूछता है, कभी कभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है उसमें भी और एक 5 मार्क का क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कुछ अटेम्प्ट में ये देखा गया इनफैक्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पे उसने पूछ लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बहुत वेटेज होता है, 20 से 25 मार्क आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन आते हैं। अब सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, आप लोगों के एडवांस अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है उसमें सिलेबस की, और मैं साथ ही साथ उसके वेटेज की भी बात कर लेता हूं। अब आप ध्यान से सुनेंगे। सो आप लोगों को जो सिलेबस है यहाँ पे, सबसे पहले आपको जो चैप्टर्स रिलेटेड टू कंपनीज अकाउंट है आपका, ओके, सो यहाँ पे कंपनी अकाउंट से रिलेटेड जो चैप्टर्स मैं उसके बारे में पहले बात करता हूँ, और आप लोग अराउंड एग्जामिनेशन में इस पे आपको 30 या 32 टू 38 मार्क्स का आप लोगों का एग्जामिनेशन में इन चैप्टर्स पे रहता है, ठीक है, अराउंड। अब फिक्स ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पास एग्जामिनेशन की जो पैटर्न देखा गया उसके हिसाब से देखा गया कि 32 से 38 मार्क्स तक आपके कंपनी अकाउंट्स पे क्वेश्चंस रहते। उसमें आप देखोगे कौन कौन से चैप्टर्स है। तो इसमें आपका आता है, फर्स्ट में आपसे को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये आज ही चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। सेकंड, बायबैक ऑफ शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट।
Okay, buyback of shares, make me space, and shares with differential rights. Third, liquidation. Fourth, amalgamation. Fifth, internal reconstruction. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. सो कंपनीज अकाउंट की शुरुआत के 2-3 चैप्टर तो छोटे चैप्टर है, लिक्विडेशन भी एवरेज है, लेकिन अमलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन थोड़े से बड़े चैप्टर्स है. उसके बाद आप देखोगे कि आप लोगों को पार्टनरशिप, आपने पार्टनरशिप सीए फाउंडेशन लेवल पे भी पार्टनरशिप चैप्टर पढ़े, और मगर वो पार्टनरशिप वहां पे आपने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ पढ़े, आपने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं पढ़े, जो कि अभी आपको सीए अभी एडवांस अकाउंटिंग में. और वहां पे दो पार्टनरशिप फर्म मर्ज हो जाती है तो क्या होता है, कन्वर्जन हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है. तो सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में, यहाँ पे ग्रुप 2 में रहेगा पार्टनरशिप. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ यहाँ पे नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में लिख रहा था सारी चीज कवर होगी, मतलब डिसोल्यूशन, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दो पार्टनरशिप फर्म मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे, वो भी आप लोगों को यहाँ पे इसमें कवर रहेगा. और उसके बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो ये दो चैप्टर से अराउंड आप लोगों को एग्जामिनेशन में अगर मैं कहूं तो आपको 25 से 30 मार्क्स का इन चैप्टर से आ जाता है. उसके बाद आप लोगों के बैंकिंग से रिलेटेड है, आप एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कह सकता हूँ. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है इसमें दो चैप्टर आ जा रहे हैं आपके. कौन से? बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग कंपनी. एक है आपका बैंकिंग कंपनीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. ओके. उसके बाद सबसे इसमें जो एग्जामिनेशन में इन दो चैप्टर से जो अराउंड आता है आपको ज्यादा नहीं, 12 से 16 मार्क्स का. और सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आपको अराउंड आ जाता है 20 से 26 मार्क्स का. तो यहां पर हम देखिए चैप्टर्स की बात करें, वो आप 5 चैप्टर वो शुरू में लिखा, उसके बाद 6 ये पार्टनरशिप, फिर आप एक चैप्टर देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन पे, उसके बाद आपका 8 और ये 9. तो 9 चैप्टर्स आपके अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. जो आखिरी चैप्टर फिर रहता है आपका 10th, दैट विल बी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. लेकिन उसमें बहुत से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोगों को ग्रुप 2, तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सीरीज और चैप्टर नंबर 10 में हम लोग कवर करेंगे. तो ये आ रहा आपका सिलेबस, जो कि आपका कौन सा, आपका एडवांस अकाउंटिंग का. बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब अभी हम लोग क्लास करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको हाईलाइट करके रखें. मैं आपको बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आप हाईलाइट करके रखें, क्योंकि आप लोगों के पास एग्जामिनेशन में जो बोथ ग्रुप अपीयर होने वाले कमिंग अटेम्प्ट में, जब भी आपका अटेम्प्ट, अगर आप बोथ ग्रुप के लिए अपीयर हो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एडवांस अकाउंटिंग का रिविजन आपके पास ज्यादा समय नहीं होता. क्यों? क्योंकि आपका ग्रुप 1 जैसे ही खत्म हुआ, फिर आपके पास एक दिन का गैप, ऑफिस के बाद आप क्या दोगे, 5th पेपर एडवांस अकाउंटिंग दोगे. तो आपको बहुत ही एक कम समय पे अपने को इसको रिवीजन करना आना चाहिए. तो आपके ज्यादा वक्त नहीं होता. मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो आपके पास यहाँ पे 18 से 20 घंटे आपके पास रहेंगे. 20 घंटे में मान के चलता हूँ ऑन एन एवरेज कि आपको क्या करेगा वो. मैं 20 अभी 20 आवर्स में मैं बहुत कह रहा हूँ आप लोगों को. आई थिंक इसके बाद आपको 17 से 18 घंटे कुछ मिलेंगे आपको. ठीक है, 17 से 18 घंटे आपने कुछ हो, तो उसमें आपको कितना मिलेगा, आपको पूरा का पूरा एडवांस अकाउंटिंग उसमें रिवीजन करना आना चाहिए. सारा का सारा एडवांस अकाउंटिंग आपको रिवीजन करना है. इस तरीके से तैयारी होना चाहिए आप लोगों की, इस तरीके से तैयारी होना चाहिए आप लोगों की कि वो आप लोगों को 20 आवर्स में पूरा का पूरा एडवांस अकाउंटिंग आपका रिवाइज होना चाहिए. ऐसी तैयारी होना चाहिए. अगर आपने मेरे साथ पूरी क्लास करे, मैं रोज क्लास में क्वेश्चंस करूंगा. पुराने स्टूडेंट्स को पता है क्या पैटर्न होता है, क्लास में मैं क्वेश्चंस करूंगा, डेली आपको होमवर्क दिया जाएगा, और डेली जब आपको होमवर्क दे दो, होमवर्क आपको डेली करना है. जो क्लास के क्वेश्चन है मैंने क्लास में करा, वो आप मेरे साथ तो क्लास में कर ही रहे.
तो साथ में उसको घर पे दोबारा नहीं करे चलेगा। उसको घर पे आपको सिर्फ रोज क्या करना है कि मैंने आज जैसे तरीका कैसा होगा, जैसे मैंने आज क्लास में कोई चैप्टर शुरू किया, पहली चीज आपको कंसेप्ट के बारे में जब भी बात करूंगा तो वो कंसेप्ट आपको देखना, कंसेप्ट आपको लिखना नहीं है। कंसेप्ट सारा मैं लिखूंगा, स्क्रीन पे आपको दिखेगा, बस आपको मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। और फिर उसके बाद उसकी पीडीएफ आपको लेक्चर के बाद आपसे शेयर कर दी जाती है, तो आपको दोबारा अगर वो कंसेप्ट देखना तो पीडीएफ आपके पास रहती है। जब मैं क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करूंगा तो वो क्वेश्चंस आपको साथ में करना रहेगा। तो आपकी जिम्मेदारी ये कि आज क्लास में जो मैंने क्वेश्चंस कराए, साथ में आप खुद भी उन क्वेश्चंस को एक बार घर साथ में तो क्लास में कर ही रहो, साथ में क्या करोगे आप घर पे एक बार शाम को उन क्वेश्चंस को देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो आपको होमवर्क दिया मैंने, होमवर्क दिया वो आपको सॉल्व करना रहेगा। अब कितनी नोटबुक मेंटेन करना है ऑल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी, लेकिन आपको होमवर्क डेली करना है। ये एकदम जरूरी है कि डेली जो मैंने होमवर्क दिया आपको उसी दिन वो होमवर्क करना है। जैसे कि अकाउंटिंग अभी खत्म हुई हमारी 2 दिन पहले, तो अकाउंटिंग की क्लास में क्या चीज हुई कि लास्ट डे जैसे हमारा खत्म हुआ था, बच्चों का ये था कि सर हमारे होमवर्क भी सारे खत्म हो गए। तो मेरे साथ साथ में आपके होमवर्क साथ में पूरे पेंडिंग नहीं रखना। अगर आप सोचोगे नहीं सेल्फ स्टडी के लिए जो टाइम मिलता है जब प्रैक्टिस करेंगे, नहीं होता जब और जब मैं क्लास में रोज पढ़ाऊंगा, जो नंबर आपको बोला कि ये नंबर आज होमवर्क है तो आपको करना रहेगा, और उसमें जो भी डाउट रहेगा तो आप लोगों को एक ग्रुप है आप लोगों का, या कोई गूगल लाइव बैच वालों का तो ग्रुप है, और जो गूगल ड्राइव वाले बच्चे उनको भी डाउट के लिए एक नंबर शेयर करा है, एक डाउट के लिए, जिसमें डाउट वो अपने मुझे भेज सकते, तो मैं उसमें आंसर आपको देते जाऊंगा। और जो लाइव अटेंड कर रहे उनके यहाँ तो एक सेपरेट ग्रुप है, वहां पर भी पोस्ट कर सकते हैं, या मेरे को उसमें जो डाउट वाला नंबर है वो उस पर आप मेरे को मैसेज करना, तो मैं बराबर रिप्लाई करूंगा। और दूसरी चीज, क्लास में भी जैसे आज आपको कोई होमवर्क दिया गया, तो आपने होमवर्क करते करते अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे क्लास में, ये तो मेरे को पहले से मैसेज कर दिया आपने, ये ग्रुप में डाल दिया अपना डाउट, ये नेक्स्ट डे मेरे को क्लास में आपने पहले क्वेश्चन पूछ लिए, तो क्वेश्चन में आपको उसका आंसर में आपको डाउट एक्सप्लेन कर दूंगा। लाइव क्लास में भी ख्याल रखिए, अभी जब मैं आपको एक्सप्लेन करते रहूंगा, आपको कोई डाउट आए तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि हो सकता है कभी कि मैं कोई चीज एक्सप्लेन पूरी नहीं कर रहा हूं, और जो आपको डाउट आए वो थोड़ी देर में शायद मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो क्लास में जब कोई चीज एक्सप्लेन करता हो तो पहले पूरी बात को सुनना, पहले जब तक मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं होता जब तक कुछ नहीं कहना, जब तक पूरे एक्सप्लेनेशन को मेरे बहुत अच्छे से सुनना। उसके बाद भी अगर आपको डाउट आते तो आपको चैट का ऑप्शन दिया गया, वहां पे आप उसको पोस्ट करिए, मैं आपको डाउट पढ़ के फिर मैं यहाँ पे डाउट सॉल्व करूंगा। ओके, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि स्टडी मटेरियल के बारे में। मैं कहता हूँ आपके पास जो ये बुक है, कई बच्चों को बुक मिल गई होगी, अगर कोई बच्चों को बुक नहीं मिली तो चैप्टर नंबर 1, क्योंकि उन्होंने 1-2 दिन में अगर एडमिशन पूछी, शायद अगर बुक नहीं मिली तो चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ मैंने आप लोगों को एक जो गूगल ड्राइव का जो लिंक दिया हुआ है, वहां अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पे बुक्स करके एक फोल्डर बना है, उसमें चैप्टर नंबर 1 मैंने क्या किया बच्चों, चैप्टर नंबर 1 की पीडीएफ शेयर कर दिया, तो रेफरेंस के लिए आप उसमें से देख सकते, और आप अगर बुक आपको नहीं आई तो 1-2 दिन में बुक आपके पास वो आ भी जाएगी। ओके, सो आप चैप्टर नंबर, जिन्होंने अभी अभी एडमिशन ली शायद उनको बुक ना मिली हो, तो आप क्या करोगे कि वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो रेफरेंस के लिए। ओके, अब ये जो बुक आपके पास है एडवांस अकाउंटिंग, जो आपको दिख रही है जो स्क्रीन पे, उसका पीडीएफ है वही बुक का। ये जो बुक है आपको जब मिलेंगी तो उसके बारे में मैं कुछ चीजें बता दूं। ये जो स्टडी मटेरियल जो है, बेसिकली हर चैप्टर आप लोगों का 2 पार्ट में डिवाइड है। हर चैप्टर कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में। एक वहां पर थ्योरी दी हुई, लेकिन वो थ्योरी को वहां पे सारी चीजें थ्योरी आपके रेफरेंस के दी हुई, क्योंकि सारे के सारे कंसेप्ट मैं क्लास में बोलूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो थ्योरी आपके रेफरेंस के लिए दी कि आप वहां से भी पढ़ सकते हो। ओके, सेकंड चीज, आपको जो क्वेश्चंस दिए गए वो 2 कैटेगरी में आपके बुक में डिवाइड है, 2 कैटेगरी में बुक में डिवाइड है। पहला आप लोगों के क्लास क्वेश्चन है जो कि क्लास में सॉल्व कराए जाते हैं, तो सबसे पहले चैप्टर का कंसेप्ट एक्सप्लेन करा जाता है, वो डिस्कस करा जाता है, और उसके बाद बच्चों क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो वहां पे क्वेश्चंस आपको नोट्स में दिए हुए आपकी बुक में। उसके बाद बेटा आपको हर चैप्टर में आखिरी में क्या दिया हुआ रहता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्या दिए रहते, प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसे कि आपको बुक में अगर कहूं, ये आपको दिख रहा है क्लास के क्वेश्चन है, ये क्लास क्वेश्चन जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको क्लास क्वेश्चन है आपके, से क्लास क्वेश्चन से आपके इसकी सीरीज होती है C1 C2 C3 क्लास क्वेश्चन। उसके बाद आपको जो होमवर्क दिया जाता है उसकी सीरीज होती है आपकी, जैसे कि यहाँ पे P1 P2 P3 इस तरीके से सीरीज होती है, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। तो क्लास क्वेश्चंस मैं क्लास में कराऊंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बोलूंगा। एग्जांपल मैंने कहा कि देखो आज क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए थे। अब
ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहते इंटेंशनली, यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया, इसके नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है, इसके नीचे सोल्यूशन नहीं दिया है। तो पिछली बैच तक मतलब क्या होता था कि मैं सोल्यूशन यहीं पे दे देता था, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि बच्चे पता है क्या करते हैं, ये इंटेंशनली यहाँ से सोल्यूशन नहीं दिया गया। अब बोले सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इंटेंशनली ये क्वेश्चन के नीचे यहाँ सोल्यूशन नहीं लिखा। बच्चे की आदत क्या रहती है कि क्वेश्चन लिखा रहता है, अगर वहीं पे उसका सोल्यूशन दे दे या बुक के पीछे भी मैं दे दूं, तो बच्चों की आदत क्या रहती है, पेज टर्न करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन रीड करेंगे, उसको ऑडिट करोगे आप, वहां पे चेक करोगे जो आंसर दिया सही दिया है कि नहीं, है ना। और उसके बाद यहाँ पर अगर नीचे सोल्यूशन दिया तो आप सॉल्व नहीं करते, फिर क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे और नीचे देखते हैं अच्छा ये ऐसा 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 करे सर ने, ठीक है हो गया तो आता है अपने को, और उसको बस उसका इतना रख के छोड़ देते। इसीलिए इंटेंशनली इसके नीचे यहाँ पे इसका सोल्यूशन नहीं दिया गया। आपको इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा कि आप लोगों को जो डेली आपको जैसे आपने यहाँ पे देख रहे हो क्लास डे 1 दिख रहा है आपको, आज डे 1 है हमारा एडवांस अकाउंटिंग क्लास का। तो ये पीडीएफ सेम पीडीएफ आपको क्लास के बाद वो जो फोल्डर आपको जो गूगल ड्राइव का लिंक है वहां पे एक फोल्डर है आपको क्लास नोट्स, तो क्लास नोट्स में आप लोगों को डे 1 के नोट्स वहां क्लास नोट्स में मिल जाएंगे। तो आपको जो लिखना रहेगा मैं खुद बताऊंगा, अभी जो स्क्रीन पे मैंने लिखा जो आपको दिख रहा है वो आपको लिखना नहीं है बच्चों। तो मैंने आपको डे 1 शेयर किया तो आपको वहां पे मिल, वहां पर एक और आपका ऑप्शन है बुक, बुक एंड आंसर्स करके एक फोल्डर रहता है, वहां पे जाओगे तो आपको वहां पे दिखेगा चैप्टर नंबर 1, उसके वहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर्स वहां पे दिए हुए। तो आपने क्या करना है कि जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 ही होमवर्क दिया, तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 को आपको मैं भी बताता आपको 2 नोटबुक मेंटेन करना है, आप जहां पे पहले आप खुद सॉल्व करना, पहले आपने खुद सॉल्व करे, जब तक प्लीज उस सोल्यूशन को मत देखना, पहले आपने खुद ने सॉल्व करना, और उसके बाद आप क्या करोगे, खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करोगे आप, फिर आप वहां पे जाके देखोगे कि आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां सोल्यूशन आपने देखे अच्छा ये सोल्यूशन, और जब आपको पता चल रहा है कि हमने ये गलती करे सर, और गलती क्योंकि आपने नोटबुक में लिखा अपनी, और आपने इसका सोल्यूशन बाद में देखना, कभी भी पहले मत देखना, कभी भी पहले मत देखना। बल्कि मैं क्वेश्चन रीड करके क्लास में एक्सप्लेन भी कर देता तो कुछ अलग पॉइंट्स रहते, तो ये एकदम एग्जैक्ट वैसा रहा तो फिर आपको बोलता कि आप खुद डायरेक्ट ट्राई करोगे। तो आप कभी भी पहले वहां पे सोल्यूशन कभी नहीं देखना आपने, पहले आपने खुद से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना। आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना कि नहीं सर हम क्या करेंगे कि पहले, कई बच्चे तो पहले देख लेते हैं वहां पे, वो बहुत गलत तरीका है, और आपको लगता है तो बहुत इजी करने की जरूरत भी नहीं वैसा नहीं करना आपको, आपको सॉल्व करना ही हर क्वेश्चन को, प्रैक्टिस क्वेश्चन को, और उसके बाद वहां पे जो आंसर्स दी फिर आपको चेक करना है वहां पे आंसर्स कि आपका सही है कल, और जो भी गलत किया आपने तो बिना डरे बिना झिझक करे, ऐसा नहीं सोचना कि मेरा नोटबुक खराब हो रही, आपने अपनी नोटबुक में रेडिंग से मार्क करना कि मैंने यहाँ गलती किया हूं, करना वहां पे आपने नोटबुक में अपने मार्क करना रेडिंग से कि वो गलत, जो कोई अमाउंट गलत लिखी तो उसको सर्कल करना, और वहां पे एरो देके लिखना क्या गलती करे, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, जो आपको लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज में लिखो, लेकिन आप लिखो वहां पे आपसे क्या गलती हुई थी। तो जब आप लोग रिवाइज करोगे आपको पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ वहां पे देखोगे रेडिंग से कि ये मैंने गलती किया था, और वो गलती का आपने एक्सप्लेन भी करे कि ये मैंने गलती किया था, इस तरीके ट्रीटमेंट था, और मैंने, तो आपको ये गलती का एहसास होगा कि हाँ मैंने गलती की, तो गलती अब दोबारा नहीं करूंगी। लेकिन अगर उन क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं करोगे, या आप देखोगे सोल्यूशन देख लिया आपने तो इजी है इजी है इजी है ऐसा आपको लगा, तो वो बहुत डेंजरस है। आपने सिर्फ आंसर्स उसके देखे और आपको लगा कि नहीं तो बहुत सिंपल है, और आपने देखे करे भी नहीं, सॉल्व भी नहीं करे, वो एक अपने को लगता है ऊपर से आसान है, लेकिन जब करते हैं हम उस क्वेश्चंस को तो हमको रियलाइज होता है नहीं यार ये पॉइंट अलग था, ये पॉइंट अलग था, ये पॉइंट में हमसे गलती होती थी, यहाँ पर अटक रहे थे, तो वो आपको रियलाइज कर रहा है कि हाँ ये गलतियां हो रही थी, और उन गलती को हाईलाइट्स करके रखना, ताकि आप जब रिवाइज करोगे तो रिवीजन के वक्त क्या होगा बच्चों, आपको मदद करेगा ये हमने गलतियां करे। डेली होमवर्क आपको जो मैंने क्लास में दिया वो आपको होमवर्क डेली करना रहेगा। तो इस तरीके से हर चैप्टर में आपकी एक थ्योरी है, फिर क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन है, एक है आपके क्लास क्वेश्चन और एक कौन से आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि सर क्या इसके अलावा हम लोगों को कोई और बुक पढ़ने की जरूरत है क्या। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो बुक दी हुई है उस बुक में क्या क्या चीज कवर है, पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं आपके, कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं कोई नोट्स मतलब क्वेश्चंस के। एक मैं कह सकता हूं कि प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, उसके बाद और क्या हो सकता है आपका, आपको इंस्टीट्यूट देती है ना रिवीजन टेस्ट पेपर, आरटीपी जिसे आप कहते हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर जिसे आप आरटीपी कहते हैं, इंस्टीट्यूट आपको देती है।
आईसीआई का स्टडी मटेरियल होता है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल होता है। इसके अलावा भी अगर मुझे और कोई क्वेश्चंस लगे तो वो भी क्वेश्चंस इसमें ऐड रहते, काफी क्वेश्चंस दूसरे भी ऐड रहते। तो आपको स्टडी मटेरियल का सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चे के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करना, आपको देखना है देख लेना। लेकिन जैसे ही मैं चैप्टर खत्म करूंगा उसके बाद या मैं आपको बता दूंगा क्लास में पीडीएफ ओपन करके, जैसे चैप्टर नंबर 1 हम जो अभी करेंगे, जैसे ही मैंने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया मैं आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल ओपन करके बताऊंगा, उसके आप सारे क्वेश्चन देखना। 100% क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो क्लास में करे हुए, या तो क्लास क्वेश्चन में हो सकता है कुछ क्वेश्चन रहे, या प्रैक्टिस क्वेश्चन में रहेगा, जहां पर भी रहे। लेकिन स्टडी मटेरियल के 100% क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों पे कवर रहेंगे, ऑलरेडी क्लास के नोट्स में कवर रहेंगे, ऑलरेडी क्लास के नोट्स में कवर रहेंगे। तो आपको रेफरेंस के लिए देखना है तो देख लो, आप देख लो क्वेश्चंस कवर है कि सारे 100% क्वेश्चंस यहाँ पे कवर रहेंगे। तो प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन हो, ये स्टडी मटेरियल हो, या आरटीपी हो, सारे क्वेश्चंस कवर थे। इनफैक्ट आपका इंटरमीडिएट मई 18 से शुरू है, जब से अभी तक सारे क्वेश्चंस के पहले भी ऐसे कई जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है या यूनिक क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इस बुक में कवर है। तो इसके अलावा आपको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अभी जो अकाउंटिंग की क्लास खत्म हुई या एडवांस अकाउंटिंग की आपकी जब भी क्लास खत्म हुई, आप देखना कोई भी लेटेस्ट पेपर उठा के देखना, उसके क्वेश्चंस देखना, 99.99% वो ये बुक से ही सारे के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसके अलावा आपको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको लगता है रेफरेंस के लिए तो आप देख लो, लेकिन जरूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पे कितने तरह की आप लोग ये चीज ख्याल रखना है, स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट अभी एडवांस अकाउंटिंग में उनसे बात कर रहा हूं मैं, कि आप लोग के पास 2 नोटबुक रहना चाहिए। कितनी नोटबुक रहना चाहिए आप लोगों के पास? 2 नोटबुक रहना चाहिए। एक नोटबुक आप लोगों की रहेंगी क्लास की, मतलब क्लास में जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो आपको इस नोटबुक में लिखना रहेगा। तो कितने पेजेस की लेना पड़ेगा आपको? वो 400 पेजेस की, वो 400 पेजेस की। और जो आपको दूसरी जो नोटबुक रहेंगी जिसमें आप लोगों को होमवर्क करना रहेगा वो भी 400 पेजेस की। तो एक इसमें आप कौन से क्वेश्चन सॉल्व करोगे? क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और दूसरे वाले इसमें आप कौन से क्वेश्चन सॉल्व करोगे? आप लोग करोगे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो दो बुक आपके पास रहेंगी। अब ख्याल रखना कि जब आप यहाँ पे 2 बुक आपके पास रहेंगे, एक क्लास के क्वेश्चन जिसमें सॉल्व करोगे और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसमें, दोनों 400 पेजेस की लेना। थोड़े जिसके पेजेस ब्रॉड हो वो आप लेके आएंगे, और जिसमें क्योंकि अकाउंट से सब बनाना तो थोड़ा स्पेस ज्यादा लगता है, तो आप उसमें क्लास के क्वेश्चंस क्लास की बुक में करोगे और आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक में करोगे। अब एक चीज ख्याल रखना, जब भी आप यहाँ पे बेसिक चीज है, ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे क्लास में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक चीज ख्याल रखेंगे, जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया, तो मैं भी लिखता हूँ अभी क्लास में जब सॉल्व करो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कराया तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ये है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर कौन सा दिख रहा है? 3। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल, पेज नंबर आपका कौन सा रहेगा? 3। तो आपने ऐसे लिख क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 3। अब इस तरीके से लिखें, लेकिन आपको सिर्फ ऐसा ही नहीं लिखना है, आपके पास एग्जामिनेशन जब आप रिवाइज करोगे, वो 3 महीने का जो वक्त होता है आपका सेल्फ स्टडी वाला, वो 3 महीने के वक्त आप लोगों को क्या करना है बच्चों, कि आपके समय नहीं है इतना, तो आपने रेफरेंस फट से मिलना चाहिए। आपने देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्लास बुक के पेज नंबर कौन सा? 3 पे। उसी तरह आपके पास ये जो क्लास वाली बुक है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, तो आपकी नोटबुक में भी आपको पेज नंबर देना रहेगा। तो आप एक दिन बैठ के 15-20 मिनट शायद लगेंगे आपको, पेज नंबर 1 से पूरे आखिरी 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरे आपने नंबर दे देना आपने, ठीक है। तो वो बुक में आपने पूरे नंबर दे दी, तो आपने यहाँ पे कहे कि ये जैसे यहाँ पर लिखे कि ये आपकी नोटबुक है, इस नोटबुक में आपने नंबर दे देना 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर पेजेस उसमें। अब आपने यहाँ पे लिखे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने इस नोटबुक में जब आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे तो उस नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1 जो आप सॉल्व तो आपकी बुक जो आपको बुक प्रोवाइड करी बीबी वर्चुअल से, वो बुक जो मेरी है वो कौन से पेज नंबर पे क्वेश्चन, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि पेज नंबर 3 पे, उसी तरह आप यहाँ पे लिख लोगे क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आप यहाँ पे आपकी नोटबुक का कौन सा पेज नंबर है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि नोटबुक पे आपको नंबर लिखना पड़ेगा, ये नोटबुक पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? नंबर्स लिखना पड़ेगा। आपके नोटबुक का कौन सा नंबर है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ नोटबुक में सपोज पेज नंबर 5 है, तो मैंने पेज नंबर 5 लिख लिया। तो आपको हर क्वेश्चन में क्लास बुक के में ये जो आपकी बुक है आपके पास बीबी वर्चुअल से जो आपको प्रोवाइड करिए, ये जो बुक है इसमें आपको लिखना रहेगा कि कौन सा नोटबुक का नंबर है।
और नोटबुक में लिखना रहेगा आपको कौन सा क्लास बुक में कौन से पेज पे नंबर है। तो आपने यहाँ पे क्लास बुक में लिखे कि नोटबुक के कौन से पेज नंबर पे इसका सोल्यूशन है, और नोटबुक पे आपने लिखे कि क्लास बुक के कौन से पेज नंबर पे इसका क्वेश्चन है। उसी तरह आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 करे तो पेज नंबर कौन सा है, फॉर एग्जांपल कुछ भी मैं लिख लेता हूँ 12 है, तो क्लास बुक के पेज नंबर 12 पे प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1 वहां पे है। उसी तरह आप अपने प्रैक्टिस बुक में भी आपने देखना कि वहां पे आपका इस पर आपने यहाँ पर भी जैसे आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करे तो प्रैक्टिस बुक के कौन से पेज नंबर पे। तो एग्जामिनेशन के वक्त आप लोग के इतना वक्त नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी इंटरमीडिएट क्लास भी मैंने इमीडिएटली ग्रुप 1 हमारा एडवांस अकाउंटिंग क्लास भी इमीडिएटली ग्रुप 1 के बाद शुरू किया, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि हम लोग का ग्रुप 2 का सिलेबस मतलब एडवांस अकाउंटिंग बहुत डिले हो। इसलिए इमीडिएटली जैसे ही ग्रुप 1 हम लोग का खत्म हुआ, मैंने बिना टाइम वेस्ट करे ग्रुप 2 इसलिए शुरू करा कि आप लोग का सिलेबस टाइम पे खत्म होना चाहिए। आपको अराउंड 3 महीने आप लोगों को क्या मिले, सेल्फ स्टडी के लिए मिलना चाहिए। ओके, तो वहां पर आप सेल्फ स्टडी करने को भी वक्त होना आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे इस तरीके से आप 2 नोटबुक मेंटेन करोगे, और कहने वाली बात नहीं, मगर आप ये चीज ख्याल रखें, जो कैलकुलेट अब आप इंटर के एडवांस अकाउंटिंग स्टूडेंट है, ग्रुप 2 में आ गए, तो आप लोग इस चीज को ख्याल रखना है जैसे आपने फाउंडेशन में करे, ग्रुप 1 में देखे, अभी भी ख्याल रखना आप लोगों को कि कैलकुलेटर को एक ही यूज करना आपने आखिरी तक के। जो कैलकुलेटर आप फर्स्ट अभी कर रहे हो एग्जामिनेशन तक, क्यों? क्योंकि फिर अपना उसमें हाथ बैठ जाता है अपना, तो फिर आसानी जाती है एग्जामिनेशन में। ओके, अब दूसरी चीज आपको बहुत बेसिक चीज है, छोटी चीजों का आपने ख्याल रखना बच्चों कि आपने कलर पेन आज लेके आ जाना। कलर पेन आप लेकर आएंगे, और ये जो कलर पेन लेके आएंगे इसमें एक चीज ख्याल रखेंगे आप कि कितने कलर्स वाले आपको दो, एक ख्याल रखना है, एक या तो आप जो भी कलर से लिखते हो, ब्लैक से लिखते हो या ब्लू से लिखते हो, जिससे भी लिखते हो वो नॉर्मल जब भी मैं लिखता हूँ, जैसे ब्लू से लिख रहा हूँ, तो आप जो भी आप लिखे, ब्लैक ले या ब्लू ले, नॉर्मली जब भी मैं लिख रहा हूँ ब्लू से, तो आपको भी वैसे ही लिखना रहेगा। ओके, लेकिन बच्चों आपने एक रेड कलर की भी आज एक पेन लेके आना, उसमें मुझे कोई न्यू एडजस्टमेंट दिखे या मुझे कोई कमेंट लिखाना है या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, कमेंट कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, तो वो मैं रेडिंग में लिखता हूँ। जिन्होंने ग्रुप 1 अकाउंटिंग अभी पढ़े उनको पता है, वो रेडिंग में लिखता हूँ। तो आपको भी रेडिंग में लिखना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जब आप ये क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे, जब ये चैप्टर को रिवाइज करोगे, तो आपको जैसे ही रेडिंग दिखी तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि न्यू एडजस्टमेंट है। ये न्यू क्या है? एडजस्टमेंट है। ये सर ने इस पर कोई कमेंट लिखा है या कोई यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सर ने इसको यहाँ पर लिखा है। तो आपको पेज जब टर्न करोगे जब आपको पता चल जाएंगे। उसी तरह जब आप लोग एक और जो नोटबुक मेंटेन करें जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या चीज ख्याल रखना है कि आप लोग वहां पर भी आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व करना और फिर ही जाके उसका सोल्यूशन चेक करना। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे यहाँ पे, उसके बाद ही उसका सोल्यूशन चेक करना। जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप सोल्यूशन चेक करें आपने इसका, तो उसमें जो गलती आपकी रहेंगी उन गलती को आपको क्या करना है, रेडिंग से मार्क करके रखना, ताकि आपको पता रहे कि हमसे उसमें क्या हुई, कोई गलती हुई है, कोई क्या हुई उसमें गलती हुई है। इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। ओके, तो आपको रिवीजन के वक्त पता रहता है कि हाँ ये गलती की थी, अब इस अपने से गलती होना नहीं चाहिए। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर नंबर 1। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये आपके नोटबुक जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करे, जस्ट 1 मिनट। सो आपको यहाँ पे ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफी आप लोगों को जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे, या चैप्टर नंबर 10 है आपका, इसमें देखो इसमें कितने दिख रहे हैं आपको, 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग को वहाँ पे पढ़ना रहेगा। ओके, और इस शुरुआत में हमारे 9 चैप्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करें अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो क्या हम लोगों को अभी कुछ भी लिखना है? नहीं, आप लोगों को अभी कुछ भी लिखना नहीं रहेगा। आपको सिर्फ मेरी बात को क्या करना है, बहुत ध्यान से अभी सुनना रहेगा। सो आप यहाँ पे अभी आपको लिखना कुछ भी नहीं है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी बच्चों, लिखना कुछ भी नहीं। सो हम लोग चैप्टर नंबर 1 शुरू करते, जो कि है अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सो हमारा चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अभी आप इसको लिखोगे नहीं, इसॉप, ठीक है? अभी आप इसको कुछ भी नहीं लिखना है आपको, सिर्फ अभी मेरी बात को क्या करना है बच्चों, आपको सुनना है। अब हर चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, उस चैप्टर का कंसेप्ट। तो आपको अभी किस पे ध्यान रखना है, उसके सिर्फ कंसेप्ट पे, कुछ नहीं लिखना है। सिर्फ जो मैं बातें कहूंगा उन बातों को आपको ध्यान से सुनना रहेगा।
सो अब आप सुनते जाएंगे। एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम हम कहते हैं, सपोज कंपनी का नाम हमने रखे, क्या नाम रखेंगे उसका, उस कंपनी का नाम हम रखते जसवंत, ओके, उस कंपनी का नाम हमने रखे इन्फोसिस। सो एक कंपनी, उस कंपनी का नाम है वो इन्फोसिस। वो बहुत परेशान थी वो कंपनी। क्यों परेशान थी? उसे लगता था कि उसके जो एम्प्लॉयज है वो एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के जाना नहीं चाहिए, रिटेन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? रिटेन रहना चाहिए। तो वो ऐसा ना हो कि वो जॉब छोड़ के चले जाए। तो वो कंपनी बहुत परेशान रहती थी कि उसे ऐसा लगता था कि उसके एम्प्लॉयज क्या हो रहे, जॉब छोड़ के जा रहे और दूसरी जगह जॉब पे चले जा रहे। तो उसे लगा कि नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए और एम्प्लॉयज ने हमारे कंपनी में ही जॉब करते रहना चाहिए और या तो भी ज्यादा समय तक हमारे कंपनी में उन्होंने जॉब करते रहना चाहिए। सो उन्होंने क्या करे, सबसे पहले तो इन लोगों को कहे कि ये हमारे एम्प्लॉयज है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एम्प्लॉयज है और ये हमारी कंपनी है। मैंने कहा जो भी हमारे की प्लेयर्स है, मतलब की प्लेयर्स का मतलब जो अच्छे एम्प्लॉयज है, ये डायरेक्टर्स हो या ऑफिसर्स हो कंपनी के, हम नहीं चाहते कि कंपनी छोड़ के जाए, इसी कंपनी में रहे। तो उनको हम लोग अच्छी खासी सैलरी देते थे और मैं नहीं चाहता था ये फिर चाहे हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज का हो, इस कंपनी के एम्प्लॉयज का हो, फिर चाहे मैं डायरेक्टर्स का हो या चाहे मैं कहूं ऑफिसर्स का हो ऑफ इन्फोसिस, ये जो हमारी कंपनी है। सो मैं नहीं चाहता था कि ये लोग ये कंपनी छोड़ के जाए। अब हम चाहते हैं कि कंपनी में रिटेन रहे। ये एम्प्लॉयज अगर जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ के चले जाए तो बड़ा नुकसान है। क्यों? फिर हम उनको पहले ट्रेन करते, फिर वो ट्रेन हो जाते तो दूसरी जगह पे अच्छी सैलरी पे चले जाते। तो मैंने कहा कि ये हमारी कंपनी में रहना चाहिए। तो मैंने, ये चेकबुक है मेरे पास, मैंने कहा ये लो, ये मेरे एम्प्लॉयज है, मैंने इनको चेक बना के दिया और इन एम्प्लॉयज को क्या करा, अच्छी खासी सैलरी देने लगा। सो मैंने कहा अच्छी खासी क्या है, ये एम्प्लॉयज, एक बच्चे कहते चेहरे छुपे हुए, अरे थोड़े दुख में ना अभी, इनको सैलरी अच्छी चाहिए, ठीक है, इसलिए चेहरे छुपे हुए उनके, ठीक है। अब सुने, वो थोड़े से नाराज है, वो बोले नहीं सर, हमको सैलरी अच्छी चाहिए, ओके। ये कहते हैं हमको कि सैलरी हमको अच्छी चाहिए। तो इन एम्प्लॉयज को क्या करते थे हम लोग बच्चों, इन एम्प्लॉयज को हम लोग सैलरी, अच्छी खासी सैलरी देता था। सो ये सामने मेरे एम्प्लॉयज है यहाँ पे और इन एम्प्लॉयज को मैं कह रहा हूँ कि इनको अच्छी खासी मैं करता था, ये लो भाई सैलरी लो, आप ये लो, आप एम्प्लॉयज। तो आपको मैं अच्छी खासी सैलरी देता था, आप खुश, आपने बोले ओके 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 सर, ये चेक मैंने आपको दिया, आपको पूरा महीना आपने काम किए और आप बहुत खुश कि अच्छी अच्छी सैलरी हम लोग को मिल रही है। तो मैंने इन एम्प्लॉयज को सैलरी तो अच्छी खासी दिया, उसके बाद वो खुश नहीं हुए। मैंने कहा क्यों खुश नहीं? बोले नहीं 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 नहीं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे इस कंपनी को बनाने के लिए, वैसे तो बहुत रेप्यूटेड, बहुत बड़ी कंपनी, लेकिन बोले इतनी बड़ी कंपनी, हमारा भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन है, आप कुछ और दो। मैंने कहा आपको मैं पेड लीव देता हूं, पेड लीव, ठीक है, आप छुट्टी पे जाए पैसा मिलेगा, उसके बाद मैं आपको सिक लीव देता हूं, तबीयत खराब तो भी आपको छुट्टी दी जाएगी। उसके बाद मैंने कहा आपको इंश्योरेंस देता हूं, इंश्योरेंस भी देने लगा। तो मैंने कहा मैं आपको बहुत से बेनिफिट्स देता हूं। मैंने आपको सैलरी जो दी है, सैलरी आपको कैश में दी, कैश चेक जो भी बोलो, ये मैंने आपको पैसा दिया, इसका ये आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया। इसके अलावा बच्चों, ये चेक के अलावा मैंने आपको इंश्योरेंस निकाल के दिया, आपके फैमिली मेंबर्स का इंश्योरेंस निकाल के दिया, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो एम्प्लॉय थे उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने कहा लेके जाओ, पैसा लेके जाओ, उसका भी, वो भी हम पैसे देते, ओके, उसके भी अलाउंसेस देते, उसके लिए भी पैसे देते, फिर मैंने वो भी बेनिफिट देते। उसके अलावा मैंने कहा इंश्योरेंस लगता है आपको, इंश्योरेंस अगर होना, अगर आपको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस निकाल के रखो। लेकिन साथ में मैंने कहा आपको उसके अलावा, वो कहने लगे नहीं नहीं सर, इसके अलावा कुछ और भी आप हमको दो। तो मैंने कहा हाँ, बहुत सी चीजें हम आपको और देंगे। तो एक सेकेंड, ओके, तो बहुत सी चीजें और क्या? तो फिर एम्प्लॉयज को कहने का रुको रुको, मैंने कहा मैं आपको मेंबरशिप भी देता हूं, ये रहे मेंबरशिप कार्ड, जाइए आप, ये अलग अलग क्लब के मेंबरशिप कार्ड है बच्चों, जाइए आप एक क्लब में, ये क्लब में जाइए और ये क्लब में आप जाइए, अपनी फैमिली के साथ जाइए, एंजॉय करिए, वेकेशन पे जाइए। ये मेंबरशिप कार्ड भी मैं, एम्प्लॉय ये मेरे सामने, ये एम्प्लॉयज के मेंबरशिप कार्ड भी दिया, मतलब ये लीजिए मेंबरशिप कार्ड। तो मैंने उन्हें मेंबरशिप कार्ड भी दिया कई क्लब्स के। मैंने कहा जाओ वेकेशन पे जाओ, फैमिली के साथ जाओ और आप लोग वहां एंजॉय करो। आप लोग को पेड लीव देते, हम सिक लीव रहे वो भी हम आपको देते, आपको पैसा भी देते, आपकी फैमिली का इंश्योरेंस भी निकाल के देते और आपको कई बेनिफिट्स हम लोग देते। लेकिन वो जो कंपनी, वो जो एम्प्लॉयज है, वो अभी भी, वो जो एम्प्लॉयज है अभी भी वो नाराज है, अभी भी वो उदास है। वो कहने नहीं नहीं सर, हमारा बहुत कंट्रीब्यूशन इस कंपनी में, हमने इस कंपनी को बढ़ाने में हमारा भी बहुत हाथ है, तो हम चाहते हैं कि हमको इसके अलावा भी कुछ और मिले।
तो ये ऑब्वियसली इन्फोसिस ये चाहेंगी, ये इन्फोसिस कंपनी, बच्चों ये इन्फोसिस कंपनी चाहेंगी कि wants to retain high quality एम्प्लॉइज। जो हाई क्वालिटी एम्प्लॉइज है, हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारी कंपनी से चले जाए, अब वो बात में कहते हैं कि नहीं सर, अगर हमारे पास इन चीजों से हम खुश नहीं है, बात में कहते हैं वो कि ज्यादा नहीं, यहाँ पे ज्यादा समय नहीं, करीब में वो कहते, इन्फोसिस के एम्प्लॉइज कहते कि यहाँ पर हमारे पास एक दूसरे ऑप्शंस भी ज्वाइन करने के। वो कहते कि नहीं मैं विप्रो कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। कुछ एम्प्लॉइज कहते भाई उनके पास तो ऑप्शन है, हमको ये डर लगा कि हमारी कंपनी में अच्छे एम्प्लॉइज है, वो छोड़ के दूसरी कंपनी ना चले जाए, हमें डर लगता है कि यहाँ पे ये एम्प्लॉइज हमारे ये छोड़ के टीसीएस ना चले जाए, तो दूसरी आईटी कंपनी से मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये हमको ये डर लगा रहा था कि एम्प्लॉइज हो सकता है कि हमारे पास से जॉब छोड़ के ये दूसरी कंपनीज ना चले जाए, और मैं इन्फोसिस हूं, तो सपोज मैं ये इन्फोसिस एग्जांपल, तो मैं ये नहीं चाहता कि एम्प्लॉइज ये जॉब छोड़ के दूसरी कंपनीज में चले जाए। सो हमने क्या सर कि एक काम करा जाए कि ये, वैसे आपको पता रहना चाहिए जो ईसॉप होता है उसके बारे में कहता हूं, लेकिन ईसॉप इंडिया में दूसरी कंपनीज वैसे विप्रो ने लाई थी 1985 के आसपास, लेकिन बहुत ह्यूज लेवल पे सबसे पहले इन्फोसिस ने ली थी 1990s में, लोग नहीं की थी। अभी क्या ईसॉप है मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे इन्फोसिस ने बोले हम क्या करें कि एम्प्लॉइज को हम लोग रिटेन करके रखें अपने पास, ये एम्प्लॉइज हमारे पास से जॉब छोड़ के ना जाए। तो हमने क्या करे, एक ऑफर दी, मैं ऑफर यहाँ पे लिख लू पहले, ऑफर गिवन टू द एम्प्लॉइज to purchase at a future date the shares of the company at a predetermined price at a concessional प्राइस। अब आप ध्यान से सुनेंगे। सो हमने बोले कि क्यों ना इन लोगों को एक ऐसा ऑफर दिया जाए, इस कंपनी पे उन लोगों की भी होल्डिंग हो, थोड़ी ही सही, लेकिन इन लोगों की भी क्या हो, होल्डिंग हो। तो हमने कहा कि सर एक काम करते, हम आपको शेयर्स ऑफर करते। हम आपको क्या करते, इस कंपनी ने कही कि जो एम्प्लॉइज है उन्हें कहा कि हम आपको शेयर्स क्या करते बच्चों, शेयर्स ऑफर करते फ्यूचर डेट पे, प्री डिटरमाइंड प्राइस और कंसेशनल प्राइस पे। अब ये फ्यूचर डेट का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझना। मैं चाहूंगा कि कंपनी नौकरी छोड़ के कहीं और, ये एम्प्लॉइज नौकरी छोड़ के कहीं और ना जाए, तो मैंने उनको कहा कि कुछ समय तक आप मेरे पास रहो, टिके रहो भाई, मेरी कंपनी में टिके रहो, 2 साल 5 साल जितने भी अपने को क्वेश्चन में दे। तो जब इन कंपनी को लगा कि नहीं एम्प्लॉइज छोड़ के जा सकते अपने अच्छे एम्प्लॉय, तो इनको एक ऑफर दिया गया कि हम आपको एक ऑफर देते, इतने साल कुछ और काम करो, या वो परफॉर्मेंस पैरामीटर भी होता है कि अभी अपन आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं कहता हूं कि आप इतने साल इस कंपनी में टिके रहो, 4 साल 5 साल 6 साल आप काम करो इस कंपनी में, जितना भी आपको क्वेश्चन में दिया, और आपको बोला 2-4 साल जितना भी दिया आप वो काम करो, हम आपको शेयर्स ऑफर करेंगे, और वो शेयर्स कंसेशनल प्राइस पे, मार्केट से कम कीमत पे क्या करेंगे बच्चों, ऑफर करेंगे। अब मार्केट में कोई और रेट है और हम उससे कम कीमत पे ऑफर करेंगे, जब भी तो वो शेयर्स लेंगे ना। तो हमने कहा कि ये कम कीमत पे अगर तुमको शेयर लेना है, अब आप मेरे सामने वो एम्प्लॉइज बैठे हुए और आप चाहते हो कि नहीं सर ये कम कीमत पे हमको शेयर्स लेना है। अब कम कीमत पे अगर आप ये शेयर्स लेने चाह रहे हो मैं आपको कम कीमत पे ऑफर करता हूं, मैं इन्फोसिस में मैं आपको कम कीमत पे ऑफर करता हूं शेयर, लेकिन ये कम कीमत पे अगर मैं ऑफर करता हूं, मैं भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करूंगा, कि आप ये कंपनी छोड़ के ना जाओ। पहले आप 2-4 साल जितने भी क्वेश्चन में दिया उतने समय तक आप मेरी कंपनी में क्या करो, काम करो, और इतने समय तक जब आपने इस कंपनी में काम कर ली, उसके बाद वो शेयर कम कीमत पे आप खरीद सकते हो। तो ये मैंने तो वो शेयर होल्डर्स को भी, यहाँ पे जो एम्प्लॉइज रहते हैं उन्हें भी क्या आता है कि मोटिवेशन आता है। क्यों मोटिवेशन आता है, कंपनी क्या करती है, इनको ये ऑफर दे रही है, तो इसे क्या कहते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ऑफर क्या करती है बेटा, इन्हें ये ऑफर करती है ईसॉप, ऑफर करती एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो ये ऑफर देने की वजह से ये एम्प्लॉइज को क्या होता है, ये ऑफर देने की वजह से ये एम्प्लॉइज को क्या चीज होती है, पहला चीज यहाँ पे
पहला कि ये उनको मोटिवेट करता है, अरे वाह कि हमको इस कंपनी में सिर्फ सैलरी ही नहीं मिल रही है, सैलरी के अलावा इस कंपनी के शेयर्स भी ऑफर करे जा रहे हैं जो कि बहुत कम कीमत पे उनको ऑफर करे जाते हैं। मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो उनको कम कीमत पे हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे शेयर्स ऑफर करते हैं। तो ये एम्प्लॉइज को क्या होता है जब हम ऑफर करते हैं, उनको मोटिवेट करता है कि अरे वाह इस कंपनी की होल्डिंग भी होगी। अब देखो गूगल जो कंपनी है उसने भी अपने एम्प्लॉइज को दिया, मैं आपको और एग्जांपल्स अभी दूंगा। तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो कि इस एम्प्लॉय को लगता है कि इस कंपनी में मेरे को सैलरी तो मिल ही रही है बच्चों, लेकिन साथ में मेरे को शेयर्स भी मिले जा रहे हैं। तो शेयर्स मिल रहे अगर कम कीमत पे मिल रहे तो वो सोचता है यार ये कंपनी ने मेरा इतना कर रही तो मैं इस कंपनी में, पहले तो जो रिस्ट्रिक्शन डाली कि इतने समय काम करो, मैं काम करता हूं, मेरे को कम कीमत पे शेयर्स मिलेंगे। और कई बार होता है बहुत कम कीमत पे कंपनी शेयर दे देती है, और जब कम कीमत पे शेयर दे देती है तो एम्प्लॉय को ये लगता है कि मेरी इस कंपनी में होल्डिंग भी हो गई। आगे चल के जब ये अच्छी कंपनी है तो आगे चल के इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बढ़ेगी, तो मेरा ही तो बेनिफिट है, क्योंकि इन शेयर्स को मैं क्या करूंगा मार्केट में, जब इसकी कीमत बढ़ेगी मेरे को तो कंसेशनल प्राइस में मिल रहा है, ये तो मेरा एक इन्वेस्टमेंट हो गया, मेरे पास शेयर्स आ गए, और फ्यूचर में चल के क्या होगा जब इन शेयर्स को मैं बेचूंगा तो मेरे को अच्छा खासा फायदा होगा। तो ये इनको मोटिवेट करता है कि उसी कंपनी में क्या करे वो रहे। दूसरी चीज यहाँ पे उनको ये कहते हैं कि रिवॉर्ड हो जाता है, ये इनको रिवॉर्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड एम्प्लॉइज फॉर देयर कमिटमेंट एंड परफॉर्मेंस। आप इस कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे जब भी तो हम आपको ऑफर करें। उनका एक कमिटमेंट भी रहता है यार अपने को इतनी कंपनी इतना करी तो अपन उतने साल उनके साथ क्या करेंगे, काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद उनकी वेल्थ में भी चेंजेस आता है। क्यों उनकी वेल्थ बढ़ती है, उनकी वेल्थ में क्यों चेंजेस आता है, क्यों आता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे वेल्थ इंप्रूव, क्योंकि उनको यहाँ पे शेयर्स दी गए, कम कीमत पे शेयर्स दी गए, तो क्या करेगा उस शेयर्स को बेच के पैसा कमा सकता है। तो वेल्थ क्रिएट करता है, वेल्थ क्रिएशंस फॉर एम्प्लॉय को ये उनके बेनिफिट्स हो गए कि उसको मोटिवेट कर रहा है कि कंपनी में टिके रहो। उसको लग रहा है कि मोटिवेट है तो उसको लगता है नहीं यार हमको हमारी मेहनत का, हमारे कमिटमेंट का कोई सिला मिल रहा है। होता है ना इंसान का नेचर होता है, जब उसको लगता है कि उसकी वैल्यू करी जा रही है तो वो मोटिवेट होता है। कहीं अपने को लगता है अपनी वैल्यू नहीं कर रहे अपन इतनी मेहनत कर रहे, तो मोटिवेशन भी चला जाता है और उनको ऐसा लगता है वेल्थ भी हमारी क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हम इंप्लॉइज को शेयर ऑफर करते। अब वैसे अगर हम लोग देखा जाए बच्चों यहाँ पे कि आप इस चैप्टर में अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमको, जो कंपनी ये शेयर्स इशू कर रही है। तो कौन सी कंपनी है यहाँ पे, जैसा एग्जांपल में मेरा इन्फोसिस बोल रहा, तो इन्फोसिस शेयर्स इशू कर रही जो इसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, उसके बारे में और अभी डिटेल अभी डिस्कशन बहुत बचा हुआ है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अकाउंटिंग करना है। तो जो शेयर जो आपके एम्प्लॉइज है जिनको शेयर्स मिल रहा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं करना, टैक्स इंप्लीकेशन उनका कुछ होगा, वो शेयर्स मिल रहे हैं तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आपने जो ग्रुप 1 में पढ़े वो अपनी अकाउंटिंग करेंगे वहां पे। लेकिन हम लोगों को यहाँ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है, जो कंपनी जो इसॉप ऑफर कर रही है वो अपनी बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करेगी। आप देखोगे जनरली स्टार्टअप कंपनीज जो होती है, स्टार्टअप जो कंपनी अभी इंडिया में बहुत ट्रेंड है, बहुत सी कंपनी स्टार्टअप है, तो वो जब स्टार्टअप अपने बिजनेस ओपन करते तो कई बार ये देखा गया कि उनके पास अच्छी सैलरी देने के लिए एम्प्लॉयज को उतना पैसा नहीं होता क्योंकि कंपनी न्यू है। तो जनरली ये ट्रेंड देखा कि जो स्टार्टअप अभी इंडिया में स्पेशली देखा कि स्टार्टअप कंपनीज भी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को ये शेयर्स ऑफर करती है, स्टॉक ऑफर करती है। क्यों, ताकि हमारे पास रिटेन रहे, हमारे पास जॉब छोड़ के ना जाए। तो उनको भी एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ स्टार्टअप कंपनी में जरूर भला ये न्यू कंपनी है, लेकिन उनको भी एक मोटिवेशन एम्प्लॉयज को रहता है कि नहीं हमको भला ही सैलरी थोड़ी सी कम मिल रही लेकिन हमको शेयर्स ऑफर करेंगे जो कि बहुत कम कीमत में ऑफर करेंगे, तो हम लोग इस कंपनी में लॉन्ग रन तक टिके रहेंगे। इवन कौन सी कंपनी है, न्यू कंपनी है। सो आप यहाँ पे बहुत सी कंपनी आपने शायद सुने होंगे, कुछ नाम तो इसमें से मुझे है पता है कि शायद आपने सुने ही होंगे। जस्ट 1 मिनट। ओके, जैसे कि मैं आपसे कहूँ यहाँ पे एक कंपनी है जो पॉलिसी बाजार, ठीक है, पॉलिसी बाजार एक कंपनी जहाँ पे आप काफी आपने ऐड देखे होंगे, कभी ना कभी इसके जरूर ऐड देखे होंगे। ओके जस्ट 1 मिनट। तो ये जो कंपनी यहाँ पे न्यू जो स्टार्टअप का उसमें से एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे पॉलिसी बाजार है। तो ये जो कंपनीज है यहाँ पे इन्होंने शेयर्स ये इसॉप ऑफर करे, तो ये आप 1 मिनट। ओके ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ पे जो पॉलिसी बाजार एक जो है स्टार्टअप, तो उन्होंने क्या किया, उनके जो को फाउंडर है याशीष दाई है, तो इन लोगों ने क्या किया बच्चे
यहाँ पे उन्होंने जैसे इंश्योरेंस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जैसे कि पॉलिसी बाजार टू फेस ₹560 करोड़ ऑफ ESOP एक्सपेंस इन फाइनेंशियल ईयर 23। अब देखो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 20 कितने के वो ESOP दे रहे, वो दे रहे आपको 560 करोड़। कितने करोड़ के, ये स्क्रीन पे आप देखते 560 करोड़ के उन्होंने ESOP ऑफर करे। अब इस ESOP मतलब अपने एम्प्लॉइज को, कई बार वो डायरेक्टर्स को, जो की प्लेयर्स रहते हैं उन लोगों के, उन लोगों को वो ऑफर करते। उसके बाद सिर्फ यही कंपनी से कई स्टार्टअप है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने नाम जरूर सुने होंगे, रोज आप उसका नाम सुनते हो। उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है आपका जोमेटो। तो आपने देखिए जोमेटो जो है, वो जोमेटो भी ने भी अपने एम्प्लॉइज को क्या करा, उसने जोमेटो ने भी अपने एम्प्लॉइज को क्या किया बच्चों, ये शेयर्स ESOP ऑफर किया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जोमेटो ने आप ये शेयर से नंबर रुपीज नहीं, 4.6 करोड़ शेयर्स ऑफर करा, और वो भी कितना एट ₹1। कितने कम कीमत पे उसने अपने, क्यों नहीं चाहता उसके एम्प्लॉइज छोड़ के जाए। तो यहाँ पे कई स्टार्टअप्स होते हैं, वो भी अपने कब क्या करे, अपने एम्प्लॉइज को या को फाउंडर को या जो लोग के मेन ऑफिसर्स है, मैनेजर्स है, उन लोगों को क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे शेयर्स ऑफर कर रहे कम कीमत पे। समय क्या कहते हैं, ESOP कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे पॉलिसी बाजार ने ऑफर करी, जोमेटो ने यहाँ पर ऑफर करी। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके, एक और मैन्युफैक्चरिंग आपकी कंपनी थी, कार यूज रिटेलिंग, यूज कार जो करती है कंपनी, यहाँ पे उसको सेल करती थी। ये कंपनी ने भी क्या करे, अपने अपने जो एम्प्लॉइज थे उन लोगों को शेयर्स ऑफर करे। सो आप देख सकते हैं कि ऐसी कई कंपनी, ये जो सारे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपके कोई न्यूज के वहां पे कटिंग रखी हुई। ओके, सो कटिंग करी हुई, तो आपने देखे कि ऐसे कई कंपनी स्टार्टअप होते। जोमेटो ने अपने फाउंडर को भी ESOP दी, अपने एम्प्लॉइज को भी ESOP दी, पॉलिसी बाजार ने भी करी, और यहाँ पे एक देखते कार कंपनी, उसने भी अपने एम्प्लॉइज को क्या करी, इस तरीके से वो शेयर्स ऑफर करती। क्यों ये शेयर्स ऑफर करती, कम कीमत पे, वो इसीलिए कम कीमत पे शेयर्स ऑफर करती क्यों एम्प्लॉइज छोड़ के हमारे पास से ना जाए, वो अच्छे एम्प्लॉइज हमारे पास टिके रहे। एक दिन आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, वो दिन जब आप जा कहीं पे अच्छी कंपनी, अच्छे कॉर्पोरेट रोल में आप जॉब करोगे, कुछ समय बाद जब आप बहुत स्किल हो जाओगे, तो वो कंपनी भी आपको ऑफर करेंगी कि उस कंपनी के क्या लो, आप शेयर्स लो, और आपको कम कीमत पे वो शेयर्स ऑफर करेगी, मगर आप पे कुछ कंडीशन डालेंगे, 4-5 साल का कुछ उनके पास आप काम करें। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा कंसेप्ट हुआ। किस चीज का कंसेप्ट हुआ, ESOP का मतलब क्या होता है। लेकिन ऐसे कई टर्म है बेटा जो हमको पता रहना चाहिए कि ESOP का एक्चुअल में किस तरीके से प्रोसेस होता है, किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग होती है। तो उस अकाउंटिंग के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, इसकी प्रोसेस क्या होता है, और वो हम लोग अभी बात करेंगे। आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। एक और चीज ख्याल रखेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग, हमारे लिए रेलेवेंस अकाउंटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसकी बाय लॉ एक अलग प्रोसेस होंगे, इसका रेजोल्यूशन पास करना है ऑल, लेकिन हमारा फोकस अभी किस पे रहना चाहिए, इसके कंसेप्ट पे, और उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से करना है हमको ESOP की, उस पे हमारा फोकस रहना चाहिए। अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू, इनको कुछ भी नहीं लिखना, इसकी PDF आपको मिल जाएंगी। अब मैं आता हूँ सर इसके कंसेप्ट के बारे में, अगर मैं बात करूँ, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। सबसे पहले सपोज ये इन्फोसिस कंपनी, इस इन्फोसिस कंपनी ने चाहे कि ये अपने एम्प्लॉइज को कहे कि चलो हम आपको क्या करते, शेयर्स ऑफर करते, और ये कौन सा ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, शेयर्स ऑफर करते, और इस कंपनी ने कही, एक सेकेंड जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो शेयर्स इन लोगों ने ऑफर करे अपने एम्प्लॉइज को, और क्या कहे कि कम कीमत पे ऑफर करे जाते, और आप उनको बोले कि आप हमारे पास कुछ कंडीशंस डाले। ऑब्वियसली उनको बोला गया कि आप हमारे कंपनी में कुछ सालों तक आपको काम करना रहेगा। अभी कंडीशन जरूरी नहीं होता कि यहाँ पे कंडीशन ये जरूरी नहीं होती बच्चों की ये ऐसी रहे कि इतने सालों तक काम करना है, उसके साथ परफॉर्मेंस पैरामीटर भी होता है। आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉइज खुश, एक मिनट, ये एम्प्लॉइज इस कंपनी के, ठीक है। सो यहाँ पे कहा गया कि ये इस इन्फोसिस कंपनी ने क्या करी, इस इन्फोसिस कंपनी ने, ये रहे एम्प्लॉय, मैं हूं इन्फोसिस कंपनी, मैंने कहा ये मेरे कंपनी के एम्प्लॉइज है, मैंने ये कहा ये रहा आपका सैलरी, ये आपको पहला चेक दिया। वो बोले नहीं नहीं सर, और मैंने कहा पॉलिसी भी देते हम आपको, इंश्योरेंस निकाल के दिया आपको, सिक लीव दे रहे हो आपको, बहुत सारी लीव दी हमने, ठीक है, पेड, आप जाइए घूमो फिरो, ये लो मेंबरशिप कार्ड लो, ट्रेवल एक्सपीरियंस, ठीक है, कार्ड ये रहा आपको, ये कोई क्लब का ही कार्ड है, मैंने आपको कार्ड दिया, मैंने कहा जाओ जाओ जाओ, मैं इन्फोसिस कंपनी से बोल, मैंने कहा आपको जाओ 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 अपनी फैमिली के साथ जाओ घूमो फिरो, आप बोले नहीं सर हम इतने में खुश नहीं होंगे, हम तो बड़े अच्छे एम्प्लॉई, हमको हमारी अहमियत पता है, हमको हमारी वैल्यू पता है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपकी कंपनी में बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारा, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप नहीं चाहोगे कि हम छोड़ के जाए। मैंने कहा सही कहा, मैं नहीं चाहूंगा कि आप छोड़ के जाए।
इसी बात पे मैंने कहा कि चलो 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 मैं आपको शेयर्स ऑफर करता हूं, और जो शेयर्स ऑफर करो बड़ी ही कम कीमत पे ऑफर करना चाहता हूं। तो मैं इन्फोसिस कंपनी, मैंने आपको शेयर्स ऑफर करा, लेकिन अभी कुछ टर्म्स का आप बड़े अच्छे से समझना बच्चों। ये रहा हमारा यहां पे सपोज, ठीक है, यहां पे सपोज किस तारीख को, 1 जनवरी 2000 सपोज 22 को, मैंने कहा आपको 1 जनवरी 2022 को आप में और मेरे बीच में बात हुई और हमने माने कि चलो कुछ कंडीशन के इतने साल तक आप मेरे पास काम करोगे। तो हमने क्या करो, उस तारीख को मैंने आपको ऑफर दिया कि आपको इतने साल तक काम करना है। तो ये जो ऑफर दिया गया बच्चों, इसे हम कहते हैं ग्रांट डेट। जो तारीख को दिया गया क्या कहते हैं इसे, ग्रांट डेट। तो ये टर्म को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। ग्रांट डेट का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस तारीख को क्या करा गया, आपको मैंने क्या करा, यहाँ पे ये ऑफर दिया गया है कि भाई साहब आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई कि आपको इतने सालों तक के काम करना है। तो ये तारीख को ऑफर दिया गया, इसे कहते हैं ग्रांट डेट। मैंने कहा कि सर ग्रांट डेट को मैंने कहा बताओ किस कीमत पे, मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस सपोज मैंने कहा ये मार्केट प्राइस है 100 रुपए, मार्केट प्राइस है 100 रुपए, मैं आपको ऑफर करता हूं ऑफर प्राइस। ये ऑफर प्राइस का एक और नाम होता है बेटा, ऑफर प्राइस को एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं वहां पे, मैंने कहा 70 रुपए में दूंगा, 70 रुपए भी मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लिख रहा हूं, बड़ी कम कीमत पे ऑफर करते। ओके, कई बार तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऑफर कर देते, मगर कंडीशंस डालते भाई हमारे पास इस कंपनी में आपको जॉब करना रहेगा। तो मैंने कहा 100 रुपए का जो शेयर था, मार्केट में कीमत थी 100 रुपए। देखो मैं फेस वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, फेस वैल्यू कोई और चीज होती शेयर्स की, मैं बात करूं कि मार्केट में शेयर्स की क्या कीमत है। तो मैंने कहा मार्केट में ये जो शेयर की कीमत है 100 रुपए, मार्केट में क्या कीमत है इसकी, 100 रुपए कीमत है, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं 70 रुपए में। तो कम कीमत पे ऑफर करो, मतलब कितने से कम ऑफर करो, मैं आपको कितने से कम ऑफर कर रहा हूं बेटा, वो ऑफर करो 30 रुपए कम पे। तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि ऑफर प्राइस का एक और नाम होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसे एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं, एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं। तो हमने ये तय कर लिए, प्री डिटरमाइंड प्राइस है, हमने तय कर दी कि भाई हम तो आपको 70 रुपए में ही देंगे। तो ये प्री डिटरमाइंड है, ये एक्सरसाइज और ऊपर मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, ये प्री डिटरमाइंड प्राइस है, ये प्री डिटरमाइंड प्राइस है, ठीक है। इस प्री डिटरमाइंड प्राइस पे तय करा गया, मार्केट में जो भी शेयर उसका जो भी वैल्यू हमको उसको कम कीमत पे, सपोज 100 मार्केट में, तो मैं उसको कितने कीमत पे ऑफर कर रहा हूं, मैंने आपको ऑफर करा 70 रुपीज में ऑफर करा, तो 30 रुपए कम पे। ये जो 30 रुपए कम पे किया, इसे कहते हैं ऑप्शन डिस्काउंट। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑप्शन डिस्काउंट। अब ये 30 रुपए जो कम, ऑप्शन डिस्काउंट जो आप वर्ड यूज करें, इसको अलग अलग नाम से भी कहीं देखा, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, मैं बाद में समझाऊंगा व्हाट इज दिस, मगर इसको आपने इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ये ऑप्शन डिस्काउंट आपने एक तरीके से निकाले, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन, और दूसरा जो तरीका इसे कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ठीक है सर, तो मैं अभी ये समझना है आपको फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, अभी आपको समझना है कितने कम कीमत में। तो मैंने कहा कि 100 रुपए की जो चीज थी, मैंने कहा आप मेरे एम्प्लॉइज, मैं आपको 100 रुपए की चीज कितने में ऑफर कर रहा हूं, मैंने कहा आपको 70 रुपीज में आपको ऑफर कर रहा हूं। लेकिन यूं ही मैं आपको 70 रुपीज में ऑफर नहीं करूंगा ना, मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है भाई साहब, मैंने आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है। तो मैंने आपको कहा कि आपको कुछ समय तक मेरी कंपनी में नौकरी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो आप मेरे साथ जॉब कर रहे हो, लेकिन मैंने कहा कि आप अच्छे एम्प्लॉय हो, ऐसा आपको कहा नहीं, मगर मेरे को पता है, मेरे दिल में है कि मेरे आप अच्छे एम्प्लॉय है, ठीक है अच्छे एम्प्लॉयज हो। तो मैंने कहा आप जब अच्छे एम्प्लॉयज हो, मैं नहीं चाहूंगा कि आप ये कंपनी छोड़ के जाए, आप इसी कंपनी में टिके रहे, बच्चे आप इसी कंपनी में क्या रहे, टिके रहे, मैं नहीं चाहूंगा कि आप ये कंपनी छोड़ के जाए। तो मैंने आपको ऑफर करा कि आप एक काम करो, 3 साल मेरे साथ काम करो, 3 साल मेरी कंपनी छोड़ के नहीं जाना। तो 3 साल मैं आपसे कहता हूं, अब यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम जाएगा, लेकिन ठीक है मैं एडजस्ट कर लूंगा। ये हुआ आपका फर्स्ट ईयर, ये हुआ आपका सेकेंड ईयर, और ये हुआ आपका थर्ड ईयर। तो 3 साल तक मैंने आपको कहा कि आपको इसी कंपनी में टिके रहना, ये कंपनी छोड़ के जाना नहीं है बच्चों। तो ये जो 3 साल आप मेरी कंपनी में टिके रहोगे, यहाँ पे आपके एक सेकेंड, ये 3 साल जो आप मेरी कंपनी में रहोगे, इस पीरियड को कहा जाता है बेटा वेस्टिंग पीरियड। क्या किया जाता है, वेस्टिंग पीरियड। तो ये 3 साल फिक्स नहीं होते, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 3 साल का आप क्वेश्चन में दे सकते हो, कभी कि 2 साल कहेगा, 1 साल कहेगा, 4 साल, जितना भी कहे। तो ये है बच्चों यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड, और मैंने आपसे कहा कि आपको मेरे कंपनी में इतने समय तक रहना ही पड़ेगा, ये आप कंपनी छोड़ के नहीं जा सकते। मगर मैंने कोई कहा ये आपको रहना पड़ेगा 3 साल, जब भी मैं आपको कम कीमत पे शेयर्स आपको दूंगा।
अब मैंने कहा जिस तारीख को ऑफर दिया उस तारीख को मैं कहता हूं ग्रांट डेट। जितने समय तक मैंने आपको कहा कि आप मेरे कंपनी में रहो उसे कहता हूं वेस्टिंग पीरियड। और वेस्टिंग पीरियड सिर्फ समय के अकॉर्डिंग ही नहीं होता कि एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि 3 साल, वो होता है परफॉर्मेंस पैरामीटर भी हो सकते हैं। एग्जांपल मैंने कहा कि मेरा प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट जो रहेगा आपका वो नेट प्रॉफिट रेशियो जो आपको 10% आना चाहिए हर साल का प्रॉफिट, तो हो सकता है कि परफॉर्मेंस पैरामीटर भी रखा कि आपको इतना परफॉर्म करके देना पड़ेगा जब भी मैं आपको कम कीमत पे शेयर्स दूंगा। तो मैंने आपको आज ये ऑफर दिया, मैंने कहा कि आप इतने साल इस कंपनी में रहो तो मैं उसके बाद आपको कम कीमत पे आप शेयर ले लोगे। तो जब कम कीमत पे ले लोगे तो ऐसा आपको नहीं कहते कि इमीडिएटली आप वो कम कीमत, उस समय चले गया तो एम्प्लॉय हो गए खुश, उन एम्प्लॉय को कहा कि नहीं यार हमने तो बहुत मेहनत से काम की, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके, मेरे को कुछ यहाँ पे लिखना है, जगह कम जाएंगी, जस्ट 1 मिनट, ओके ओके ओके। सो ये 3 साल ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये था हमारा फर्स्ट ईयर, ये था हमारा सेकेंड ईयर और ये था हमारा थर्ड ईयर। सो मैंने कहा कि ये 3 साल आप हमारी कंपनी में रहो, और अगर आप इस समय पे हमारे पास जो रहोगे, जो हमने कंडीशन डाले उसे हम कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। इसे क्या कहते हैं बच्चों? वेस्टिंग पीरियड, कि ये समय पे आप इसी कंपनी में रहोगे, आप ये छोड़ के नहीं जाना। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि मैं पीरियड वाइज ही बात करूं, मैं उनसे ये भी हो सकता है कि कहूं कि आपको परफॉर्मेंस पैरामीटर भी दिया कि आपको मेरे को इतना प्रॉफिट कमा के देना पड़ेगा तो ही मैं आपको कम कीमत पे शेयर्स वो आगे दूंगा। सपोज वो 3 साल हो गए और वो एम्प्लॉयज बहुत खुश हो गए, वो एम्प्लॉयज बहुत खुश हो गए, अरे वाह वाह हमारे 3 साल हो गए हमने कंपनी में बिता लिए। लेकिन क्या ये जरूरी है कि बेटा, क्या ये जरूरी है कि वो शेयर्स उनको खरीदना ही पड़ेगा? इसका नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं। ओके, तो ये ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है। तो उसके बाद उन्हें कुछ समय दिया गया, अगर आप चाहो तो खरीद लो इसे। इसको पहले हम इस समय जो उनको दिया गया कि जिस समय पे वो खरीद सकते इसको, इसे कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड। इसे क्या कहते हैं? एक्सरसाइज पीरियड। तो आपको कुछ समय दिया गया, वो एक क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा कि 6 महीने, 1 साल, 3 महीने, जो भी समय दिया रहे, तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितने समय पे ये एम्प्लॉयज ये 3 साल उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बिता लिए। अभी जब 3 साल यहाँ पर हो गए तो उसके बाद इनको समय दिया कि कितने समय तक ये शेयर्स खरीद सकते। एक समय दिया, ऐसा नहीं 3 साल हो गए आपको ले चलो 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 आज ही शेयर खरीदो। उनको एक वक्त दिया गया, आप ये वक्त में उतने समय में सोचो, खरीदना चाहो तो खरीदो, अगर नहीं खरीदना चाहते तो मत खरीदो। ये एक ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है। तो सबसे पहले जब मैंने ऑफर किया उसे कहते हैं ग्रांट डेट। मैंने कम कीमत पे ऑफर किया, मार्केट प्राइस से कम पे, उनको कहा उस कम कीमत पे जब दूंगा जब आप मेरे कंपनी में टिके रहोगे यहाँ पे, इतना आपको काम करना पड़ेगा। अब क्या हुआ बच्चों यहाँ पे, अब उन्होंने कहा कि ठीक है सर, अब उन्होंने काम करे, तो उसके बाद भी कंपल्शन नहीं होता, वो ऑप्शन होता है। अगर वो चाहे तो शेयर्स खरीदे, अगर वो चाहे तो शेयर्स ना खरीदे। तो चाहे तो शेयर्स खरीद सकते, अगर वो बोलते कि नहीं 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 हमको शेयर नहीं चाहिए तो मत खरीदो। लेकिन यहां पर ये दिक्कत आती है कि ये जो हमने 30 रुपीज जो लिखे, 30 रुपीज जो मैंने यहाँ पे लिखा पर शेयर है, एक शेयर 100 रुपए का मार्केट था, ऑफर करे 70 में, कितने का डिस्काउंट दे रहे? 30 रुपीज का। याद रखना ये डिस्काउंट फेस वैल्यू से नीचे वाला नहीं है, उसको मत यहाँ पे ले आना कि सर फेस वैल्यू से कम पे दी। ये फेस वैल्यू से कम पे दी वो नहीं है, ये ऑप्शन डिस्काउंट का मतलब होता है जो मार्केट प्राइस और जितने में आपने ऑफर करे, जो ऑफर करे कितने कम कीमत पे ऑफर करे, जो डिफरेंस है दैट इज ऑप्शन डिस्काउंट, दैट इज ऑप्शन डिस्काउंट, ये वो डिस्काउंट है। तो हमको यहाँ पे इसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है? इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। एक सेकेंड, इसे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे राइट ऑफ करना है। अब मैंने कहा सर मुझे इसको स्ट्रेट लाइन बेसिस पे राइट ऑफ करना है, इसका मतलब क्या, आप क्या कहना चाह रहे हो कि स्ट्रेट लाइन बेसिस पे राइट ऑफ करो? अब ध्यान से समझिए, मैंने कहा सर स्क्रीन पे मेरे यहां पर आपको 3 साल दिख रहे नहीं दिख रहे? 3 साल है बच्चों, ये 3 साल है। मैं कैसे यहां पे लिखता हूं? ओके, पहला साल, ये दूसरा साल और ये यहां पे तीसरा साल था। तो स्क्रीन पे आपने देखे कि 3 साल आपको यहाँ पे दिख रहे, 3 साल है, ये 3 साल उसको यहाँ पे ले आओ ध्यान से बच्चों, ठीक है। ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल, उसके बारे में अपन बात कर रहे, ठीक है। या तो 1 मिनट रुकेंगे, ओके, ये ऐसे मैं कर लेता हूँ
ठीक है, ये पहला साल, वो दूसरा साल और वो तीसरा साल। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे बच्चों। सो मैंने कहा अकाउंटिंग कैसे करूं। देखो शेयर्स अभी इशू नहीं करे, शेयर्स तो यहां पर इशू है, अगर एक्सरसाइज पीरियड में उन्होंने खरीदे तो उनको यहाँ पे शेयर्स दिया जाएगा। मैंने कहा एक्सरसाइज पीरियड में अगर उन्होंने शेयर्स खरीदे तो उनको यहाँ पे शेयर्स दिया जाएगा। तो अभी शेयर्स हमने दिए नहीं, लेकिन हमने उनको ऑफर करे कि हम उनको कम कीमत पे आपको देंगे, जिसकी मार्केट में वैल्यू 100 रुपए, हम आपको 70 रुपए में शेयर्स ऑफर करें। तो कम कीमत पे शेयर्स ऑफर करें, लेकिन कितने रुपए पे कम, एक शेयर पे मैं आसान फिगर दिया आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने कहा एक शेयर को 100 रुपए की चीज को 70 में दे रहा हूं, मैं आपको 30 रुपए कम पे दे रहा हूं। तो हम लोगों को इसको क्या करना है, ये जो 30 रुपए पर शेयर है, 30 रुपए पर शेयर है, आपको एग्जांपल एक शेयर इजी फिगर समझाने कह रहा हूं। तो 30 रुपीज को मेरे को 3 साल में राइट ऑफ करें। ऑब्वियसली जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स जितने रहेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसको, जितने भी ऑफर कर रहे हैं आप। ओके, तो यहां पर मैंने कहा कि 30 रुपए मेरे को आपको 3 साल में राइट ऑफ करना है। तो मैंने एंट्री अभी सिंपल, अभी अपन यहाँ पे क्राइटेरिया थे कि 3 साल में 30 रुपए के स्ट्रेट लाइन बेसिस पे राइट ऑफ करना है। तो अब मैंने कहा मैंने इसकी एंट्री पास कर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लिखना नहीं है आपको, सुनना है बस बेटा। कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10 टू ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितना 10। सो मैंने एंट्री पास करके 3 साल में राइट ऑफ करना है। तो इसी वही एंट्री यहां पर जगह नहीं, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 10 टू ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट। वही मैंने दूसरे साल भी 10 से राइट ऑफ करा, फिर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 10 टू ESOP आउटस्टैंडिंग को। ध्यान से अच्छे से समझना है एंट्री क्या कैसी पास हो रही। अब मैंने कहा कि इस एंट्री में जो दो इफेक्ट हमने दी, जो डेबिट और क्रेडिट की, एक है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस। बेटा ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस को हम पीएनएल अकाउंट में लेके चले जाएंगे, पीएनएल अकाउंट में लेके चले जाएंगे। तो मैंने जो कहा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस जो है, इसको मैंने कहा कि मैं इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके चला जाऊंगा। ये जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस है ये चले जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब मैं इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाऊंगा तो मैं एंट्री पास करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10 टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट कितना 10। अब यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10 टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, ये वही मैंने 3 साल ये एंट्री पास करा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10 टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस। तो इस साल के आखिरी में जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस का जो बैलेंस था उसे मैंने ट्रांसफर करा, कहां ट्रांसफर करा, उसे मैंने ट्रांसफर करा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आप सोचने लगेंगे सर ये जो आपने एम्प्लॉय ऑप्शन जो डिस्काउंट था, जो डिस्काउंट का फिगर था, उसको एक्चुअल में आपने क्या करे बच्चों, उसको एक्चुअल में आपने पीएनएल अकाउंट उसको 3 साल में राइट ऑफ करो, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड 3 साल था। तो जितना भी हमारा वेस्टिंग पीरियड रहता है उतने में क्या करते हैं अपन इसको, उतने पीरियड में बच्चों हमको क्या करना होता है, इसको राइट ऑफ करना होता है। तो ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है, वेस्टिंग पीरियड जैसे क्वेश्चन में आप देख रहे हो 3 साल है, इन 3 साल में मुझे इसको राइट ऑफ करना है। तो मैंने एंट्री पास की एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, और जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस आपने ये जो तीनों साल आपने एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस, ये तीनों साल जो आपने यहाँ पे डेबिट करे उसे कहां पे ट्रांसफर कर दी, आपने उसे ट्रांसफर कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों इसे पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि देखो पहले डेबिट हुआ फिर वो क्रेडिट हो गया। क्यों इसे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करा जाता, ऑब्वियसली जब मैं आपको कम कीमत पे ऑफर कर रहा हूं तो उसके बदले में मैं आपसे कुछ ना कुछ ले रहा हूं। मैं क्या ले रहा हूं आपसे, आपसे सर्विसेज ले रहा हूं, आपको कम कीमत पे यूं ही नहीं दे रहा हूं। आप मेरे पास जॉब करो इसलिए मैं कह रहा हूं, उसके बदले में कुछ बेनिफिट्स, कुछ सर्विसेज मैं आपसे ले रहा हूं। इसीलिए जो कम कीमत पे जो मैं आपको बेच रहा हूं, तो जो कम कीमत हुई ना, कम कीमत, इसके बदले में मैं आपसे कुछ ले रहा हूं, आपसे बोल रहा हूं 3 साल काम करो। तो जो मैंने कम कीमत हो रही, जैसे हमारे एग्जाम्पल में 30 रुपीज जो डिस्काउंट है, दैट शुड बी राइट ऑफ ऑन ए स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हमको क्या करना होता है, उस पर राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, जब मैं इसको स्ट्रेट, देखो इस पे ना गाइडेंस नोट्स भी एक है, इसके ऊपर आप लोगों का कंपनीज एक्ट भी कुछ कहता है। तो मैं हम वो सारी चीजें मैं आपको जो हमारे लिए रेलेवेंट है, ईसॉप से रिलेटेड जो कंपनीज है के गाइडेंस नोट जो है आपका, जो जो कहता है वही चीजें मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। ठीक है, अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे।
तो मैंने कहा कि जो 30 है आपका, 30 रुपीज जो है आपका, उसको मुझे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे राइट ऑफ करना है। कितने सालों में? 3 सालों में मुझे राइट ऑफ करना है। अब 3 साल में जब मुझे राइट ऑफ करना, तो मैंने उसको एज एन एक्सपेंस पहले लिखा, जैसे दूसरे एक्सपेंसेस आप लिखते और उसको कहां पे ट्रांसफर करते? पीएनएल अकाउंट में। उसी तरह फिर मैंने उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मुझे ये समझ गया कि जो आपका ये है, क्या है भाई, आपकी जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस के नाम से आप वो डिस्काउंट को कह रहे हैं और उसको आप राइट ऑफ कर दे रहे हो जितनी भी वेस्टिंग पीरियड की लाइफ है ऑन ए स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो वेस्टिंग पीरियड हमारे एग्जांपल में है 3 साल और एम्प्लॉय का वो आपका डिस्काउंट है 30 रुपए, तो 3 साल में 10-10 रुपए हमने उसको राइट ऑफ कर उसको पीएल में ट्रांसफर करे। तो ये समझ गया कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो डिस्काउंट अमाउंट अपन लिखते हैं। अब मैंने कहा कि यहां पे जस्ट 1 मिनट, मैंने कहा यहां पे कि नहीं नहीं सर, एक तो आपने डेबिट करे वो मुझको समझ में आया, लेकिन वहां पे मेरे को नजर आता है आपने ईसॉप आउटस्टैंडिंग करके अकाउंट लेके, उस ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट का क्या, ये जो ईसॉप आउटस्टैंडिंग है बेटा, ये लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट होता है, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट होता है। तो मैंने कहा ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट होता है, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन लायबिलिटी साइड में कहां पे? लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में ये रिफ्लेक्ट होता है। कहां रिफ्लेक्ट होता है बच्चों? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो शायद कोई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर रिजर्व एंड सरप्लस में क्यों रिफ्लेक्ट होता है? क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, जब वो कम कीमत पे भी एडजस्टमेंट करें, अल्टीमेटली इस सब आउटस्टैंडिंग जो आपका है वो अल्टीमेटली शेयर्स जब आप इशू करोगे ना उनको, जब वो एडजस्ट हो जाएगा प्रीमियम में। मैं आपको बताता हूँ कैसे वो फेस वैल्यू प्रीमियम बराबर जब एडजस्टमेंट करा, तो अल्टीमेटली वो जो, इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस में बताता है कि आगे चल के रिजर्व एंड सरप्लस में या शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होने वाला है, तो शेयर होल्डर्स फंड का ही पार्ट है, इसलिए हम आपको ईसॉप आउटस्टैंडिंग को रिजर्व एंड सरप्लस में बताया जाता है। अभी कैसे होता है, मैं 2 मिनट अभी एंट्री आप देखोगे आगे एक्सरसाइज के वक्त कैसे करते। अब मैंने कहा ठीक है सर इस तरीके से ये होगा, लेकिन एक्सरसाइज पीरियड आए। अब मैंने कहा कि यहाँ पे जो एक्सरसाइज पीरियड आए, मैंने कहा अरे वाह वाह चलो भाई, अब हम लोग ये शेयर्स ऑफर कर रहे, कौन कौन खरीदना चाहता है। अभी थोड़ी सिचुएशन में चेंज करूंगा आगे आके, लेकिन अभी सिंपल सिचुएशन रख रहा हूँ, बेसिक आइडिया आ जाए। अभी सिचुएशन, क्योंकि कुछ इंप्लॉयज छोड़ के भी जा सकते, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊं। कुछ इंप्लॉयज ऐसा भी हो सकते कि वो बोले कि नहीं खरीदना है हमको, वो सारी चीजें हम डिस्कस करें। अभी सिंपल अभी हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल बेसिक आइडिया उसके लेने की। अब मैंने कहा कि ठीक है 100 रुपए का शेयर था 70 रुपए में ऑफर करें। मैंने कहा वेरी गुड, 3 साल हो गए, अभी आ गया हमारा एक्सरसाइज पीरियड, और आप, मैं इन्फोसिस हूं, आप मेरे इंप्लॉइज हो। एग्जाम्पल के तौर पे भी हम बात करके, आपने बोले हाँ सर हमको शेयर्स खरीद नहीं खरीदना, ऐसा भी हो सकता है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो मैंने कहा कि आप सॉरी मैंने कहा कि आप ये शेयर्स खरीदना चाहते बोले हाँ सर शेयर खरीदना चाहते, बोला वेरी गुड। मैंने कितने में ऑफर किया था? जो 100 रुपए का शेयर था मैंने आपको कितने में ऑफर किया था? 70 रुपीज में। तो मेरे पास पैसा आया, तो मैंने एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास कितने आ गए बच्चों? 70 रुपीज आ गए। लेकिन शेयर की फेस वैल्यू सपोज 10 रुपए थी, तो मैंने यहां पे लिखा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 10 रुपए, ये फेस वैल्यू। लेकिन उसके बाद मैं लिखूंगा यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मैंने कहा यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने से? अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो सर ऊपर 70 लिखा है, 70 रुपीज आया आपको, 10 रुपीज आपका फेस वैल्यू, तो लिख दो वहां पे 60 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम। नहीं बच्चे, मार्केट प्राइस इसकी क्या थी सर? मार्केट प्राइस तो इसकी 100 रुपए थी, उसमें से फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए, तो 90 रुपए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। मार्केट में 100 रुपए कीमत है, फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए, तो प्रीमियम 90। नहीं सर, डेबिट साइड में मैं देखता हूं तो 70 रुपीज ही दिख रहा है। डेबिट साइड में मैं देखता हूं तो मुझे यहाँ पे कितना दिखता है बच्चों? डेबिट साइड में जब मैं यहाँ पे दिख रहा हूं तो मुझे कितना दिख रहा है? 70 दिख रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पर दिखता हूँ क्रेडिट 10 + 90, यहाँ तो 100 दिख रहा है। ऐसा कैसे? 30 रुपीज का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है सर, 30 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो देखो यहाँ पे आपने ईसॉप आउटस्टैंडिंग को, ध्यान से बच्चों, ईसॉप आउटस्टैंडिंग को आपने पहले यहाँ पे क्रेडिट करे थे 10 रुपए से, फिर नेक्स्ट ईयर आपने फिर से 10 से क्रेडिट करे तो कितने पे आ गया? 20 पे। फिर तीसरे साल फिर से 10 से क्रेडिट करे तो आ गया 70 पे। आप उसको ईसॉप आउटस्टैंडिंग को कोई आप पीएनएल अकाउंट में लेके जाके राइट ऑफ नहीं कर रहे थे। तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग को पीएनएल अकाउंट में जाके क्या कोई राइट ऑफ हो रहा था कि नहीं? वो राइट ऑफ नहीं हो रहा था। तो आपने ईसॉप आउटस्टैंडिंग जो अकाउंट था आपका, आप तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट होता, 10 से हुआ, फिर 10 से बढ़ा तो 20, फिर 10 से बढ़ा तो 30, तो 30 रुपीज वो ईसॉप आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा था। अब उस 30 को आप यहां पे लिखोगे बच्चों, उस 30 को यहां पे लिखोगे ईसॉप आउटस्टैंडिंग।
ईसॉप आउटस्टैंडिंग, जगह नहीं इसलिए शॉर्ट कर लेगा, ईसॉप आउटस्टैंडिंग। तो आपने जो यहाँ पे क्रेडिट करे थे, आपने जो ईसॉप आउटस्टैंडिंग को बच्चों यहाँ पे, एक सेकेंड जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। ईसॉप आउटस्टैंडिंग को जो आपने, मैं कौन सा कलर चूज करूं वो सोच रहा हूं मैं, ठीक है। तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग को जो मैंने यहाँ पे क्रेडिट करा था, उस ईसॉप आउटस्टैंडिंग को मैंने यहाँ पे क्या किया, डेबिट किया। तो आपने देखे यहाँ पे 10 10 10 30 से क्रेडिट हुआ और 30 से बेटा यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो 30 से क्रेडिट हुआ, 30 से क्या हो गया बेटा आपका वहां पे डेबिट हो गया। तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या हो गया बेटा आपका, क्लोज हो जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में, अच्छा ऐसा क्यों करे आपने, आपने भाई यहाँ पे शेयर्स की कीमत तो मार्केट में आपकी 100 है ना, आपने उसको 10 में, सॉरी 10 फेस 90 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, आपने 30 रुपीज के बदले में सर्विसेज लिए ना, आपने वो एक्चुअल में 100 रुपए जो थे ना, टोटल मार्केट में कीमत 100 रुपए, 100 के बदले में कुछ मिला है अपने को पूरा, आपको 100 के बदले में 70 रुपए के 70 रुपए पैसे में मिले फॉर्म में, और 30 रुपए की आपको सर्विसेज मिली जो उतने साल हमारे पास रहे, हमारे पास नौकरी करे, और 30 रुपए को हमने पीएनएल में डेबिट भी करे। या आप देख रहे हो जब आपने राइट ऑफ करे 10 10 10 हर साल जो पीएनएल में लेके गए, तो टोटल 100 के बदले में 100 मिला, लेकिन 70 रुपीज किस में, कैश फॉर्म में, और 30 रुपीज जो सर्विसेज उन्होंने हमको दी, हमारे पास टिके रहे, तो वो यहाँ पर आपका वो आप राइट ऑफ करते, दैट गोज टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो आपने जो ईसॉप आउटस्टैंडिंग क्रेडिट करते फिर उसको यहाँ पे क्या करके डेबिट करके क्लोज करे। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, ये हमने सिंपल एंट्रीज देखी बेटा, लेकिन मैं सोचता हूँ क्या सर ये इतना आसान होगा क्या, जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखी, क्या इतना आसान होगा क्या, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इतने एम्प्लॉयज मेरे पास रहे, तो यहां पर इतने, लेकिन जैसे यहाँ पर कितने इंप्लॉइज रहेंगे, वो वेस्टिंग पीरियड खत्म होता है, फिर एक्सरसाइज पीरियड में वो चाहे तो उस वक्त उनको फिर जब कहा जाता है कि क्या आप इसको खरीदना चाहते हो, कि उस वक्त वो कहते हैं कि हाँ 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 खरीदना, वो उस वक्त कहते हैं बच्चों की हाँ 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 खरीदना चाहते हैं। लेकिन जरूरी है कि क्या ये हर इंप्लॉय, कुछ इंप्लॉय ऐसे भी हो सकते हैं आपके, कुछ इंप्लॉय ऐसे भी हो सकते हैं बेटा कि वो है कि नहीं हमको खरीदना नहीं है, मगर ये भी हो सकता है कि जब आप यहाँ पे, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, ये जो मेन पार्ट है यहाँ पे, अब क्या होगा कि यहाँ पे मैं कहता हूं कि मैं तो एस्टिमेट कर रहा हूं कि मैंने कहा कि जो ऑप्शन डिस्काउंट का अमाउंट है उसको जितना भी वेस्टिंग पीरियड है, उस वेस्टिंग पीरियड में मुझे उसे राइट ऑफ करना है, उस वेस्टिंग पीरियड में मुझे क्या करना है उसको, उस वेस्टिंग पीरियड में मुझे उसे राइट ऑफ करना है ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। लेकिन मैं सोचता हूं कि जो ऑप्शन डिस्काउंट है, मेरे पास तो कई इंप्लॉइज है, मुझे कैसे पता कि ये सारे के सारे जो इंप्लॉइज है मेरे साथ ये 3 साल रहेंगे क्या, हो सकता है कि 3 साल के बीच में कुछ इंप्लॉइज छोड़ के चले भी जाए, ये बिल्कुल हो सकता है, और चले जाए ये भी बिल्कुल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं, ये जो सिंपल फिगर्स थी नीचे आपने एंट्री समझाने के मैंने लिखा, ये तो सिंपल फिगर्स थी, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ी और दूसरी सिचुएशन अब यहाँ पे क्रिएट करता हूं। मैं कहता हूं आपसे, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास थे यहाँ पे 1000 शेयर, सपोज मैंने सोचा कि 1000 शेयर्स मुझे ऑफर करना है, 1000 शेयर्स टोटल ऑफर करना है, जो कि मेरे को फर्स्ट ईयर में लगा कि 1000 जो है शेयर्स ऑफर करना पड़ेगा, और एक शेयर पे कितना दे रहे हैं बेटा, 30 रुपीज, एक शेयर पे डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 30 रुपीज। सो ओके, एक शेयर पे मैंने कहा कि मैं कितना दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं 30 रुपीज। सो मैंने कहा कि टोटल जो 3 साल में मुझे राइट ऑफ करना है, वो कितना राइट ऑफ करना है, वो मेरे को 30,000 रुपीज 3 साल में राइट ऑफ करना है। तो मैंने कहा कि 30,000 रुपए मेरे को कितने साल में राइट ऑफ कर रहा है, 3 सालों में। तो ये अगर 3 ईयर्स में राइट ऑफ करना है तो 1 ईयर का कितना, अगर ये एक साल में इतना राइट ऑफ करना है तो 3 साल में इतना राइट ऑफ करना है, तो एक साल के एंड तक कितना राइट ऑफ हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट देखा 10,000 रुपए, 10,000 रुपए देखा बच्चों यहाँ पे 10,000। तो मैंने पहले मुझको लगा था यहाँ पे, मुझे पहले लगा था कि 1,000 एम्प्लॉय रहेंगे तीनों साल तक, पहले साल यही लगा। तो एक एम्प्लॉय को सपोज मैं एक ही शेयर दे, तो एक शेयर पे डिस्काउंट का अमाउंट कितना, 30 रुपीज। तो यहां पर क्या बात है कि 1,000 रुपए, 1,000 शेयर है, ये 1,000 ये सॉरी 1,000 एम्प्लॉयज है, और एक एम्प्लॉय को एक ही शेयर दे, ऐसा मान के चलते पर। तो ये 1,000 एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय को एक शेयर दे रहे हो, 30 रुपीज का डिस्काउंट, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई करा 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ गया 30,000। 30,000 3 साल में राइट ऑफ करना है, तो एक साल के एंड तक मेरे को कितना राइट ऑफ कर लेना चाहिए, 10,000 रुपए। तो ये 1,000 रुपीज में फर्स्ट ईयर, ये जो ये कितना 30,000 3 साल में, तो एक साल के एंड में 10,000 रुपीज राइट ऑफ करना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि 3 साल के पीरियड में ये 1000 एम्प्लॉय मेरे पास टिके रहेंगे, मैं ये उम्मीद कर रहा था। मगर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जब मैं नेक्स्ट ईयर आया, मुझे पता चला कि ये 1000 में से मेरे पास से 200 एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए। तो सेकेंड ईयर में मेरे पास कितने एम्प्लॉयज रहे, 800 एम्प्लॉयज रहे, 800। क्यों,
क्योंकि 1000 में से 1000 पहले साल 1000 ही थे और मैं यही उम्मीद कर रहा था कि 1000 एम्प्लॉइज मेरे पास टिके रहेंगे। लेकिन मुझे पता चला कि 1000 में से पहले साल वो ही पता था, तो मैंने उस हिसाब से सोचा कि 1000 एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉय को एक शेयर ऑफर करे एग्जाम्पल, और मैंने कहा 30 रुपए एक शेयर पे डिस्काउंट है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट्स कम 30,000 रुपीज। ये मेरे को 3 साल में अगर राइट ऑफ करना है तो एक साल के एंड तक कितना राइट ऑफ कर लेना चाहिए, 10,000। तो 10,000 रुपीज राइट ऑफ करता, एंट्री उसकी होगी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट। लेकिन मैं ऐसा सोचने लगा यहाँ पे सेकंड ईयर में जब आया तो बड़ा ही बुरा हुआ, मुझे पता चला कि हमारे 200 एम्प्लॉइज ने छोड़ के चले गए। तो बड़ा ही बुरा हुआ, ये पता चला कि 200 एम्प्लॉइज जब मेरे वहां पे छोड़ के अगर मेरे चले गए, तो मैंने यहाँ पे देखा कि इसका मतलब सेकेंड ईयर के एंड तक मैं आपसे कहता हूं, सेकेंड ईयर के एंड तक मैं आपसे कहता हूं कि 800 एम्प्लॉय थे हमारे पास जिनको हम डिस्काउंट दे रहे थे 30 रुपीज पर शेयर जो ऑफर कर रहे हैं, तो वो आता है 24,000। जरा इस अमाउंट को थोड़ा सा अच्छे से समझना। पहले मैंने ऐसा सोचा था, कि 30,000 रुपए मुझे राइट ऑफ करना है 3 सालों में। लेकिन सेकेंड ईयर में ऐसा हुआ कि हमारे पास से 200 एम्प्लॉइज छोड़ के चले गए, तो अब मुझे 3 सालों में, पहले लगा था कि 30,000 रुपए को राइट ऑफ करना है, लेकिन अब मुझे वो रियलाइज हुआ कि हम लोगों को 30,000 रुपए 3 साल में राइट ऑफ नहीं करना है, हम लोगों को 24,000 ही 3 साल में राइट ऑफ करना है। तो मैंने कहा कि अगर ये 3 साल में राइट ऑफ करना है, 3 इयर्स में इतना करना है, तो दूसरे साल के एंड तक, सेकेंड ईयर के एंड तक कितना राइट ऑफ हो जाना चाहिए था बेटा, सेकेंड ईयर के एंड तक कितना राइट ऑफ हो जाना चाहिए था। तो 24,000 अगर 3 साल में, तो दूसरे साल के आखिरी तक बेटा यहां पे हम लोगों का 16,000 रुपए राइट ऑफ हो जाना चाहिए था। कितना राइट ऑफ हो जाना चाहिए, 16,000 रुपए। अब इस चीज को अच्छे से समझेगा। पहले साल मुझे लगा था कि 3 सालों में मुझे 30,000 रुपए राइट ऑफ करना है, तो पहले साल के आखिरी तक मेरा 10,000 रुपए राइट ऑफ हो जाना चाहिए था। लेकिन जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो मुझे पता चला कि 200 एम्प्लॉय ने नौकरी छोड़ के क्या हो गए, चले गए। तो जब 200 एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के यहां पर चले गए, तो मुझको या 800 एम्प्लॉय मुझे लगा अभी वेस्टिंग पीरियड कवर करेंगे, तो 800 एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को एक शेयर दे रहे सपोज, तो एक शेयर पे 30 रुपए डिस्काउंट, तो आए 24,000 रुपए। तो ये 24,000 मुझे 3 साल में राइट ऑफ करना है। 24,000, ये सेकंड ईयर पता चला, पहले साल तो 1000 एम्प्लॉय थे, फिर 800 गए, तो सेकंड ईयर रियलाइज हो कि 3 साल में मुझे 24,000 रुपए राइट ऑफ करना है। तो दूसरे साल के आखिरी तक कितना राइट ऑफ हो जाना चाहिए था। अगर 24,000 3 साल के में, तो डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये जो 16,000 रुपए अमाउंट आए, ये वो अमाउंट नहीं है जो सेकेंड ईयर में राइट ऑफ करना है। ये वो अमाउंट है जो ये कहता है कि सेकेंड ईयर तक के आपने 16,000 को राइट ऑफ कर देना चाहिए। तो ये 16,000 ये नहीं है कि सेकेंड ईयर में कितना राइट ऑफ करा है, ये 16,000 ये वो अमाउंट है जो हमको ये बताता है कि सेकेंड ईयर तक के आपने कितना राइट ऑफ कर देना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी पहले मैंने 10,000 रुपए राइट ऑफ कर रखा हूं, तो इसमें से मैं माइनस कर लूंगा, इसमें से मैं माइनस करूंगा जो मैं ऑलरेडी पहले राइट ऑफ कर चुका हूं, वो कितना 10,000। तो मुझे सेकेंड ईयर में यहां पे राइट ऑफ करना पड़ेगा 6,000 रुपए। तो पहले साल मैंने 10,000 रुपए जो राइट ऑफ करा वो, और दूसरे साल जो अभी कितना राइट ऑफ करा बच्चों, 6,000 रुपए। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे सर आप तो कहते हो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, तो पहले साल तो 10,000 था, अब यहाँ पे 6 कैसे हो गया, वो भी तो 10 रहना चाहिए। देखो मैं अभी भी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हूँ, मेरा जो एस्टिमेट था वो चेंज हुआ। पहले साल तक मुझे लगता था कि मुझे यहाँ पे 1,000 एम्प्लॉइज मेरे साथ ये 3 साल तक टिके रहेंगे और एक्सरसाइज पीरियड में खरीदेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1,000 में से 200 एम्प्लॉइज छोड़ के चले गए, तो इसलिए यहाँ पे एस्टीमेट मेरा चेंज हुआ। और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लेना है। तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना, इसका मतलब मैं कहता हूं कि 800 एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेंगे, मुझे ऐसा लगता है सेकेंड ईयर में, तो मैंने 800 मल्टीप्लाई बाय 30 किया, वो आता है मेरा 24,000। ये 3 साल में राइट ऑफ करना, 2 साल तक कितना राइट ऑफ कर लेना चाहिए था। तो डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो सेकेंड ईयर के एंड तक मैंने 16,000 राइट ऑफ कर लेना चाहिए था। और 16,000 रुपए में से बच्चे मैंने ऑलरेडी 10,000 पिछले साल ही राइट ऑफ कर लिया, तो मुझे और कितना अभी राइट ऑफ करना पड़ेगा, 6,000 रुपए। अब मैं आता हूं थर्ड ईयर में। अब थर्ड ईयर में मुझको पता चला सर बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा क्या बहुत बुरा हुआ, तो वो कहने लगे सर अपने पास जो यहाँ पे जो आप ये उम्मीद कर रहे थे ना कि 800 एम्प्लॉय रहेंगे, 800 में से और 100 ने छोड़ के चले गए, सिर्फ 700 एम्प्लॉय ही बचे। अरे
हमने कहा कि पहले साल हम उम्मीद लगाए थे कि एम्प्लॉयज हमारे साथ रहेंगे और 1000 एम्प्लॉयज सोचे थे। नेक्स्ट ईयर 200 छोड़ के चले गए तो 800 पे, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करें। अब मैं थर्ड ईयर पे आता हूं तो मुझको पता चलता है कि वो 800 भी नहीं रहे, 700 आगे के 100 वो जॉब छोड़ के चले गए। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 700 क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके हिसाब से मैं कहता हूं, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करा, अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे कि 700 एम्प्लॉयज है थर्ड ईयर में, मैं कहता हूँ 700 एम्प्लॉयज है थर्ड ईयर में, मैं कहता हूँ, और मैं डिस्काउंट दूंगा 30 रुपए। तो 700 मल्टीप्लाई बाय 30, ये 21,000 रुपए आता है। तो ये 21,000 रुपए मुझे 3 साल में राइट ऑफ करना था। तो मैंने कहा 21,000 रुपए अगर आपको 3 साल में राइट ऑफ करना था तो थर्ड ईयर के एंड तक आपने कितना राइट ऑफ कर देना चाहिए था, आपने राइट ऑफ कर देना चाहिए था 21,000 रुपए थर्ड ईयर के एंड तक। अभी चेंज हो गया, पहले साल लग रहा था कि मेरे को पूरे 3 साल में 30,000 राइट ऑफ करना है, दूसरे साल लग रहा था 24, अब लग रहा है 21, क्योंकि इंप्लॉइज छोड़ के जा रहे हैं जॉब। तो मैंने कहा कि 21,000 रुपए मेरे को 30 साल के एंड तक राइट ऑफ कर देना चाहिए था। ओके, अब ध्यान से बेटा, सो मैंने कहा ऑलरेडी मैंने कितने से राइट ऑफ कर चुका हूं, पहले साल में 10,000 रुपए से राइट ऑफ कराओ, पहले साल मैंने कितने से राइट ऑफ किया, 10,000 रुपए से ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुका हूं, और दूसरे साल में ऑलरेडी 6,000 रुपए से राइट ऑफ कर चुका हूं। तो तीसरे साल यहाँ पे मुझे और कितने की राइट ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी, 21 माइनस 10 11 माइनस 6 5,000। सो 5,000 से ही मैं तीसरे साल में क्या करूंगा, यहाँ पे तीसरे साल में 5,000 से ही मैं क्या करूंगा बच्चों, उसको राइट ऑफ करूंगा। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे नीचे बात की थी कि 10 10 10 ले लिए थे, इतना सिंपल नहीं है कि मैं कह दूं कि 10 10 10 मैं कह दूं, इतना आसान नहीं है कि आपने बोले कि वो अरे स्ट्रेट लाइन पे बांट दो। हर साल आपकी सिचुएशन यहाँ पे क्या हो रही है, बदल रही है, हर साल आपकी सिचुएशन बदल रही है। तो आपको हर साल ये जो अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सेकेंड ईयर के हिसाब से क्या पूछ रहे हैं, थर्ड ईयर में सिचुएशन बदली तो उसके हिसाब से क्या कैलकुलेशन बदलेंगे। और जनरली स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर बैठते, यहाँ पे क्या करते, गलती कर बैठते ये अमाउंट कैलकुलेट करने में कि उस साल हमको कंपनसेशन एक्सपेंस कितने से डेबिट करना, जो कि हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते, उस कैलकुलेशन में गलती करते। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर उसमें गलती करते तो मैंने इसमें एक आपको एक टेबल सिखाऊंगा बच्चों, मैं आपको एक टेबल सिखाऊंगा, वो टेबल हर क्वेश्चन में हम लोग बनाएंगे, और वो टेबल हमको ये बताएगा कि हर साल कंपनसेशन एक्सपेंस जो आप डेबिट करते हो वो किस अमाउंट से डेबिट करना है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट किस अमाउंट से डेबिट करना है हर साल, वो टेबल हमको ये बताएगा। तो हर क्वेश्चन में हम लोग वो टेबल बनाया करेंगे, और वो टेबल हमको ये बता देगा कि हर साल किस अमाउंट से हमको उसको एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को डेबिट करना है, और वो गलती आपसे कभी नहीं होगी, वो गलती आपसे कभी नहीं होगी। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस बराबर आप जिस अमाउंट से हमको डेबिट करना रहेगा उस अमाउंट से आप क्या करोगे, उसको आप प्रॉपर आप डेबिट करोगे, तो उसमें आपकी गलती होगी नहीं। तो जितने से हमको डेबिट हर साल करना है उतने से आप प्रॉपर डेबिट करोगे भी, और उसमें आपकी कोई भी गलती होगी नहीं। तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टेबल पे मैं आता हूँ। लेकिन बच्चों एक और चीज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, हम लोग अभी डिस्कशन जो यहाँ पे कर रहे वो इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर क्या जरूरी आपने कहे सर कि ये एम्प्लॉय जो यहां पर मैंने आपसे क्या कहा कि एम्प्लॉय ये जो है आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है, कंपल्शन है कि नहीं। तो क्या जरूरी है कि हर एम्प्लॉय, क्या ये जरूरी है बच्चों कि हर एम्प्लॉय उसको खरीदे, नहीं। हर एम्प्लॉय हो सकता है कि वेस्टिंग पीरियड में आपके साथ रहे, वेस्टिंग पीरियड में आपके साथ रहे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वेस्टिंग पीरियड रहने के बावजूद भी एक्सरसाइज पीरियड में वो ना ले, एक्सरसाइज पीरियड में वो ना ले। तो मैं आपको एक चीज उसके बारे में कहता हूं, एक्सरसाइज पीरियड में ना ले। तो मैंने कहा कि आपने जब यहाँ पे एंट्री पास करे, आपने एंट्री पास करे यहाँ पे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू स्टॉप आउटस्टैंडिंग, वो एम्प्लॉय कंपनसेशन आपका पीएनएल में चले गया 10,000 से, फिर आपने 6,000 से, और ये आपने 5,000 से एंड यहाँ पर पास करी। तो आपने वही एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग यहाँ पे एंट्री पास हुई, फिर यहाँ पे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग, फिर यहाँ पे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग, आपने एंट्री तीनों साल पास करे। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन तो आपका पीएनएल अकाउंट में चले गया, लेकिन जो ईसॉप आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट है वो आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब 3 साल बाद जब एक्सरसाइज करने आए, तो जब एक्सरसाइज करे तो ये एंट्री पास होंगी उनकी, यहाँ पे सिंगल अमाउंट है। अभी अपन क्वेश्चन देखेंगे, अभी आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है। तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट करे, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट करे, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट करे, और जो इस सब आउटस्टैंडिंग में जो बैलेंस रखा हुआ उसको आपने डेबिट करे। लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने सोचा था यहाँ पे 700 एम्प्लॉय है, मगर एक्सरसाइज पीरियड में पता चला कि 700 में से भी क्या हो गया, आपके 200 एम्प्लॉय, 700 में से 200 ने बोले कि हमको नहीं लेना, फिर 500 नहीं ली। अब इस सब आउटस्टैंडिंग में बैलेंस आ जाएगा,
बैलेंस आएगा। अभी आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा, जब बताऊंगा आपको, बैलेंस आएगा। क्योंकि आपने ईसॉप आउटस्टैंडिंग क्रेडिट आपका कितना पड़ा है, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान से देखना, 10,000, 6,000 प्लस 5,000, 21,000। 21,000 कैसे आया, 700 मल्टीप्लाई बाय 30 करो, 700 मल्टीप्लाई बाय 30 करो, कितना आ रहा है, 21,000। तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग में पहले 10 ले गए, फिर 6 ले गए, और फिर कितने ले गए, 5। तो आपके 21,000 रुपए कहां पे रखे हुए, ईसॉप आउटस्टैंडिंग में बैलेंस है। लेकिन मैं कहता हूं ईसॉप आउटस्टैंडिंग 21 से डेबिट करूंगा, लेकिन वो 700 इंप्लॉइज ने यहाँ पे शेयर खरीदे ही नहीं। तो आपने शेयर खरीदे, ईसॉप आउटस्टैंडिंग आप 21,000 से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उतने शेयर गए ही नहीं। अरे तो उसमें से 500 नहीं ली। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। मैंने कहा आपसे कि ये मेरा ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, ये मेरा ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट है। अभी मेन क्वेश्चन बैंक जब ये सब सारे बातें और होंगी आपकी। मैंने इसको 21,000 रुपए इसमें बैलेंस है। ये 21,000 रुपए बैलेंस कैसे है आपको पता है ना। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे 10 से क्रिएट करे, फिर 6 से क्रिएट करे, और फिर कितने से क्रिएट करे, 5 से क्रिएट करे। तो आपने टोटल 21 उसमें बैलेंस रखा हुआ है, क्योंकि ईसॉप आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। एम्प्लॉय कंपनसेशन तो हर साल पीएनएल में चलेगा। अब मेरा जब यहाँ पे बैलेंस आ रहा है बेटा, यहाँ पे जब मेरा बैलेंस कितना है, 21,000 रुपए, मगर मैं कहता हूँ 500 एम्प्लॉय ने ही सिर्फ शेयर यहाँ पे एक्सरसाइज करे, कंपल्शन नहीं था, ऑप्शन था इनके पास। तो मैं बोलूँ 500 मल्टीप्लाई बाय 30 तो आता है 15,000 रुपए। तो मैं ईसॉप आउटस्टैंडिंग को जब एक्सरसाइज कराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वो पूरे अमाउंट से नहीं हो रहा है, यहाँ पे वो 21,000 से ही, 21 में से 15 से ही हो रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे लोगों ने उसको एक्सरसाइज नहीं करे। ये कैसा है, मेरे को उम्मीद थी कि 700 कराएंगे, 30 रुपए था एक पे, यहाँ पे एक्चुअल में 500 ने ही कराए, 30 रुपए डिस्काउंट। तो मेरा ईसॉप आउटस्टैंडिंग में जो वेस्टिंग पीरियड भलाई पूरे 700 ने कवर करे बच्चों, वेस्टिंग पीरियड क्या करे, पूरे के पूरे 700 ने कवर करे, लेकिन 700 में से 500 ने ही एक्सरसाइज कराए, कंपल्शन नहीं। 700 में से कितनों ने 700 में से कितनों ने एक्सरसाइज कराए बेटा, सिर्फ 500 ने ही कराए। तो जो यहाँ पे 200 ने नहीं कराए उनका बैलेंस तो यहाँ पे 6,000 रुपए दिखेगा ना बैलेंस, ये बैलेंस तो दिखेगा। वो 200 मल्टीप्लाई आप 30 करोगे तो दैट विल कम 6,000, तो 6,000 का बैलेंस दिखेगा। अब क्या करेंगे सर, तो ये बैलेंस को आगे मैं आपको सिखाऊं, इट विल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर क्यों जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, भाई शेयर उन्होंने खरीदे नहीं, कंपल्शन तो था नहीं, तो डिस्काउंट का जो अमाउंट था वो अपने को एडजस्ट नहीं करना है, क्योंकि उन्हें शेयर से इशू नहीं करते। कैसे, तो उसका जो भी बैलेंस है रिजर्व एंड सरप्लस में ईसॉप आउटस्टैंडिंग दिखता है, उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे, एंट्रीज में सिखाता हूं आपको, हो सकता है कि कुछ बच्चे ये बोले कि इसका जो बैलेंस है आप जो कह रहे हो सर इसको ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में, तो मैंने एंट्री पास किया ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। क्यों इसे जनरल रिजर्व में ही ट्रांसफर करा जाता है, इसीलिए क्योंकि जब आपने ईसॉप आउटस्टैंडिंग को क्रिएट किए तो पीएनएल अकाउंट के थ्रू क्रिएट किए थे। आपने क्या एंट्री पास किए थे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री पास किए थे आपने एंट्री पास किए थे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये एंट्री आपने पास किए थे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये एंट्री आपने पास किए थे, तो आपने पीएनएल अकाउंट के थ्रू ही किए थे। तो इसके बैलेंस को भी हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जो कि फ्री रिजर्व है आपका, तो ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता है। अब ये इस तरीके की प्रोसेस होती है। अब यहां पे ध्यान से समझेंगे, मैंने कहा कि 1000 में से पहले साल 1000 कितने थे बेटा, 1000 में से यहाँ पे क्या हो, 1000 में से कितने 800 आए। तो अब इस कैलकुलेशन को हम थोड़ी और बात करते, तो 1000 में से 800 आए, फिर 800 में से कितने हो गए 700, तो यहां पे 200 लोग छोड़ के चले गए, 200 लोग छोड़ के, एक सेकंड में थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो ये टर्म्स आपने समझना है, ठीक है। मैंने कहा आपसे, मैंने कहा आपसे कि यहां पे 1000 में से 800 है तो 200 लोग छोड़ के चले गए, 800 में से 700 हुआ तो कितने लोग छोड़ के चले गए 100। तो इन्हें क्या कहते हैं, जो छोड़ के चले गए उनके लिए एक टर्म है बेटा, तो आप क्वेश्चन में पढ़ोगे अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स, ऑप्शन लैप्स, इसे भी ऐसे ही कहते हैं अनवेस्टेड ऑप्शन। अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स का मतलब होता है कि वेस्टिंग पीरियड जो था, जैसे कि हमारे एग्जांपल में 3 साल था, वो वेस्टिंग पीरियड को खत्म भी नहीं करे, उसे कहते हैं अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स। वो 200 जो छोड़ के बीच में चले गए उसे कहते हैं अनवेस्टेड ऑप्शन, जो 100 बीच में चले गए अनवेस्टेड ऑप्शन। अच्छा, लेकिन सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ इनको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था, इसमें से बच्चों यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सिर्फ 500 लोगों ने ही खरीदे, अब वेस्टिंग पीरियड पूरा कवर करे, लेकिन 500 लोगों ने ही कवर करे, मतलब 200 लोगों ने खरीदे नहीं। तो 200 लोगों ने जो नहीं खरीदे,
इसे हम कहते हैं वेस्टेड ऑप्शन लैप्स। वेस्टेड ऑप्शन लैप्स, वेस्टेड ऑप्शन लैप्स का मतलब क्या होता है? वेस्टेड ऑप्शन लैप्स का मतलब होता है कि एक्सरसाइज वेस्टिंग पीरियड, सॉरी वेस्टिंग पीरियड उन्होंने पूरा कवर करे, लेकिन एक्सरसाइज पीरियड में उन्होंने डिनाई कर दिया और उन्होंने बोले कि हमको खरीदना नहीं है। तो व्हाट डू मीन बाय अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स? के वेस्टिंग पीरियड को खत्म ही नहीं करे और बीच में छोड़ के चले गए तो वो लैप्स हो गया। उसके बाद वेस्टेड ऑप्शन लैप्स का मतलब होता है बेटा कि वेस्टिंग पीरियड खत्म कर लिए मगर एक्सरसाइज पीरियड में उसको खरीदे नहीं। तो ये जो बैलेंस आता है आपका, ये होता है एक्चुअल में वेस्टेड ऑप्शन लैप्स। जो लोगों ने एक्सरसाइज पीरियड तक हम मान रहे थे कि 700 लोग खरीदेंगे, 700 में से 500 ने ही खरीदे, तो जो 200 ने नहीं खरीदे वो बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि हमें तो लगा था कि 700 लेंगे, लेकिन 700 में से सिर्फ कितनों ने लिए? सिर्फ 500 ने ही लिए। मैं आपको जो एक्सप्लेन करूं, सारे छोटे छोटे कंसेप्ट एक्सप्लेन करूं, लेकिन याद रखना इवन तो आपको 70-80% भी ये पॉइंट जो मैं कह रहा हूं क्लिक कर गए, समझ गए, मोर देन इनफ। क्योंकि जब मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा सारी चीजें वहां पे आएंगी और यू आसानी से आप सारे क्वेश्चंस वो कर लोगे। तो ये हमने अभी किसके बारे में बात करी? इसके कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने बात करे, जो कि ईसॉप की किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते? पोस्ट कर सकते, डाउट पूछ सकते, उसको पढ़ के मैं जवाब दूंगा। लेकिन आपको जो ये इंपॉर्टेंट एक चीज है आपका, कि हर साल, जैसे मैंने आपसे कहा कि हर साल जो रहता है हमारा, कि किस तरीके से बच्चों, किस तरीके से हर साल का कंपनसेशन एक्सपेंस कितना है, ये चेंज होता है। क्योंकि अनवेस्टेड ऑप्शन कुछ लैप्स होते, लोग छोड़ के जाते, तो ये कंपनसेशन एक्सपेंस, जैसे पहले आपने 10 साल राइट ऑफ, 10,000 सॉरी राइट ऑफ करे, फिर 6,000, फिर 5,000, आप उसको राइट ऑफ अलग अलग अमाउंट हो जा रहा है क्योंकि कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो हमारा जो एस्टिमेट था वो एस्टिमेट चेंज हो रहा है। पहले सोचे थे कि वो 1,000 इंप्लॉय रहेंगे, फिर एस्टिमेट चेंज हुआ 800, फिर हुआ 700 पे आए। इसीलिए आपका वो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस का अमाउंट जो आप हर साल राइट ऑफ करे वो क्या हो रहा है? चेंज करे। लेकिन एग्जामिनेशन में हमसे गलती ना हो तो वो क्लास में एक टेबल में बनवाता हूँ स्टूडेंट्स को। वो टेबल अपने को हर क्वेश्चन में बनाना रहेगा और वो टेबल हमको ये बताएगा कि हमने को कितना हर साल अपने को राइट ऑफ करना रहेगा। सो टेबल में यहाँ पे लिख लेता हूँ। आप ये टेबल, वो क्या टेबल कहता है हमसे? स्टेटमेंट फॉर्मेट, जो फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट शोइंग calculation, statement showing calculation of your compensation expenses, employee compensation expenses, employee compensation expenses to be recognized, okay, at the end of each year। ये कौन से ईयर कह रहे हैं? वेस्टिंग पीरियड वाले। एट द एंड ऑफ ईच ईयर, कौन से पीरियड में? वेस्टिंग पीरियड में अपन राइट ऑफ करते हैं। ओके, अब देखोगे आप ये फॉर्मेट, अभी आपको सिर्फ अभी आप लिखो भी मत, बस मैं इसलिए लिख ले रहा हूँ, हर क्वेश्चन में तो मेरे को बनाना ही है। ये रिवीजन के वक्त आपके पास ये है, आप ये देखो और फट से आप बिना समय बर्बाद करे आपने देखे और आपको पता चल गया कि एग्जाम जब देने जाओगे तो आपने उस वक्त भी इस फॉर्मेट को देख लिया आपने। ये बेसिकली अकाउंटिंग में कभी प्रेफर नहीं करता कि कोई चीज को आप रटो। आपको रटना बिल्कुल नहीं, आपको कैलकुलेट ही करना रहेगा। आई मीन सॉरी, कंसेप्ट ही हमेशा समझना है। लेकिन ये फॉर्मेट में अपने को ये मदद मिल जाती है कि भाई एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस का अमाउंट कितना जो हर साल राइट ऑफ करना है। तो ये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जितने भी साल रहे उतने साल यहाँ पे ऐड करते हैं। 5 साल पूछा था, 5 साल ऐड कर लेना। सो यहाँ पे आपका क्या रहेगा? पर्टिकुलर्स। ओके, सो आपको यहाँ पे कुछ नहीं, 6 पॉइंट रहेंगे, 6 स्टेप, आपका अमाउंट आ जाएगा। पहला, नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट। जैसे हमने अभी देखे थे ना, 1,000 था, फिर 800 हुए, फिर 700 हुए, तो हर साल वो चेंज होगा। तो इस साल आपने कितना सोचे थे? एक एक साल का कैलकुलेट होता है, दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का। तो आपने कितना सोचे थे, कितने ऑप्शन होंगे? उसके बाद कंपनसेशन एक्सपेंसेस पर ऑप्शन, कंपनसेशन एक्सपेंसेस पर ऑप्शन। सर इसका मतलब क्या होता है? कंपनसेशन एक्सपेंस पर ऑप्शन, वो ऑप्शन डिस्काउंट का अमाउंट होता है ना, वो जो कि हमारे एग्जाम्पल में 30 रुपीज जो था। थर्ड, टोटल कंपनसेशन एक्सपेंसेस, जो अपने को वेस्टिंग पीरियड में राइट ऑफ करना है, कंपनसेशन एक्सपेंसेस। स्टेप नंबर 3, एक्सपेंसेस। ओके, टोटल कंपनसेशन एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड, हमको लगता है, क्यों एक्सपेक्टेड कह रहा हूं? क्योंकि पहले साल में तो लगता ही है। एग्जाम्पल
हमने जो लेके 1000 रहेंगे, फिर 800 एम्प्लॉय होगा तो फिर 700, आप कितना एक्सपेक्ट करो, तो आप ये अमाउंट है, तो जो आपकी स्टेप नंबर 1 रहेंगी उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा स्टेप नंबर 2 से। थर्ड स्टेप रहती है आपकी अक्यूमुलेटेड, थर्ड नहीं फोर्थ, तो फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे अक्यूमुलेटेड, अक्यूमुलेटेड कंपनसेशन एक्सपेंसेस, अक्यूमुलेटेड कंपनसेशन एक्सपेंसेस, ये आपका कौन सा पॉइंट हो, आपका फोर्थ पॉइंट में अक्यूमुलेटेड कंपनसेशन एक्सपेंस मैं आपको सिखाऊंगा वहां पे, जो मैंने ये बोला था ना 3 साल में 30,000 3 साल में, तो दूसरे एक पहले साल के एंड तक कितना, यहाँ पे आपको बोला था ना कि 24,000 3 साल में, तो दूसरे साल के एंड तक कितने 16,000 रहता, यहाँ पे 21,000 3 साल में, तो तीसरे साल के एंड तक कितना 21, दैट इज अक्यूमुलेटेड, दैट इज अक्यूमुलेटेड ना, डोंट वरी, अभी क्वेश्चन सॉल्व करके वहां पे आएगा, दैट इज अक्यूमुलेटेड। उसमें से आपने फिर माइनस कर देना, यहाँ पे क्या माइनस करेंगे, जो भी अमाउंट वो आपका आता है, मैं लिख देता हूं पहले, कंपनसेशन एक्सपेंसेस recognized अर्लियर, पहले आपने कोई कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करे थे क्या, तो इसमें जो आपका स्टेप नंबर प्रीवियसली अर्लियर स्टेप नंबर 4 में जो अमाउंट आएगा बेटा, स्टेप नंबर 5 में आप जो रहेगा उसमें से अपने को जो भी आपने प्रीवियसली रिकॉग्नाइज करे 4 - 5 आपको करना है, जो भी प्रीवियसली रिकॉग्नाइज करें बताऊंगा कैसे निकालेंगे, वो अपन यहाँ पे लिखते। उसके बाद जो आपका 6 पॉइंट आता है कंपनसेशन एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर, तो इसमें आपकी स्टेप नंबर 4 माइनस स्टेप नंबर 5, तो आपने टोटल अक्यूमुलेटेड कंपनसेशन, जो हमारा एग्जांपल था ना अक्यूमुलेटेड कंपनसेशन, जैसे पहले साल था आपका अक्यूमुलेटेड कंपनसेशन आपने यहाँ पे निकालते ना, तो 3 साल में इतना, तो एक साल के एंड तक कितना 10,000, तो 10,000 वो वहाँ पे 10,000 प्रीवियसली रिकॉग्नाइज करे 0, तो इस साल भी 10,000 आपको रिकॉग्नाइज करना है। फिर अक्यूमुलेट हमारे एग्जांपल में दूसरा जो था हमारा कितना था 16,000, तो 16,000 माइनस जो आपने प्रीवियसली रिकॉग्नाइज करे 10,000, तो 6,000 बराबर आ जाएगा। तो ये टेबल से आपके बराबर ही अमाउंट, यहाँ पे अक्यूमुलेटेड 21,000 प्रीवियसली रिकॉग्नाइज 10 और 6 16 था, तो यहाँ 21 - 6 तो बराबर यहाँ 5 जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें। तो ये टेबल आपका बड़ा हेल्पफुल रहेगा, हर क्वेश्चन में अपने को बनाना रहेगा, और हर साल एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस कितने से अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज करना है, ये टेबल बता देगा, और कुछ भी गलती होगी नहीं। और जो आपका यहाँ पे जो मैंने डिस्कशन किया आपको, इसमें ग्रांट डेट जिस तारीख को ऑफर करे, वेस्टिंग पीरियड जिस तारीख में हमने बोले, जितनी पीरियड में बोले कि वहां पे हमारी कंपनी में रहो, ये परफॉर्मेंस पैरामीटर भी वो ऐड कर सकता है, और एक्सरसाइज पीरियड उसमें उनको वक्त दिया गया कि उतने वक्त में वो चाहे तो शेयर्स खरीद ले। तो इसकी अकाउंटिंग के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात की, क्या बात की कि एम्प्लॉय कंपनी जितने से भी आपका ऑप्शन डिस्काउंट है उसको ओवर द पीरियड वेस्टिंग पीरियड में राइट ऑफ करना है, उसके एंट्री पास होती है हर साल एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू ESOP आउटस्टैंडिंग, द बैलेंस ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन वी ट्रांसफर टू P&L, सो वी पास एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस एट द एंड ऑफ ईच ईयर। और आपका एम्प्लॉय ESOP आउटस्टैंडिंग में बैलेंस बढ़ते जाता है, और जब आप उसको एक्सरसाइज पीरियड में जब आप उसको शेयर एक्चुअल में इश्यू करते, तो जो कम कीमत पे करे वो ESOP आउटस्टैंडिंग से एडजस्ट करा जाता है, और ESOP आउटस्टैंडिंग में अगर कुछ बैलेंस रह गया, क्योंकि जितने लोगों ने वेस्टिंग पीरियड कवर करे जरूरी नहीं कि वो शेयर्स खरीदे, जिन्होंने नहीं खरीदे वो बैलेंस बच गया, दैट वी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ओके, तो ये हमने बात करी किसके बारे में, अकाउंटिंग के बारे में। नाउ यू हैव ब्रेक फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स का आप लोग का ब्रेक है, और उसके बाद फिर हम लोग इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस हम लोग शुरू करेंगे। तो क्वेश्चंस ये हमने कंसेप्ट के बारे में सिर्फ अभी बात की इसके, अब इसका इम्प्लीकेशन, अभी क्वेश्चंस अपन देखेंगे और वहां पे एक एक करके करते जाएंगे। नाउ यू हैव ब्रेक फॉर 15 मिनट्स, ओके 15 मिनट्स का ब्रेक।